Welcome dear all, this is Shashank Gupta and you are watching SKG Mathematics. Today I am going to take your one shot revision on functions, and this is going to be a one shot video, so all the things will be direct and little less in content, but the MCQs and the questions which I am going to deliver you will be the best and you will have fun watching this video. ठीक, देखो CUCET की मैं तैयारी करा रहा हूँ आपको, जो कि अब CUET हो चुका है. ठीक, और यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है मैं किस किस यूनिवर्सिटी मेजर यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहा हूँ कि आपका इन यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हो जाए BSc मैथमेटिक्स कोर्स के लिए. और यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो चार्जेस है. यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, DPPs वगैरह मिल जाएंगे. ठीक, और दूसरी बात यह है कि कुछ बेस्ट बुक्स की वीडियोस मैंने बना रखी हैं कि अगर आप कुछ बुक्स को प्रेफर करना चाहते हैं इन एडिशन टू द लेक्चर्स विच आई एम प्रोवाइडिंग, सो यू कैन प्रेफर दीज बुक्स. दीज आर द ऑब्जेक्टिव बुक्स प्रॉफ प्रदीप एंड some other physics books like SL Arora. So you can prefer these books and you can watch this video how to crack CUET, so you can get the basic idea कि कैसे तैयारी आपको शुरू करनी है और किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है अपनी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी DPPs और जो भी लेक्चर्स होते हैं हमारे, उसके सबके जो नोटिफिकेशंस होते हैं और साथ में जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह पढ़े हैं वो सब टेलीग्राम चैनल पर पढ़ें. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक, कुछ मैंने वीडियोस बना रखी हैं पहले से, मैट्रिसेस का वन शॉट, और मैंने वेक्टर अलजेब्रा आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है, ODE कंप्लीट करा दिया है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ. वो सब आप लोग जाकर वीडियोस लेक्चर्स देख सकते हैं ITAP से जाकर यहाँ पर. ठीक, आज मैं आपका फंक्शन का वन शॉट कराऊँगा. देखिए, फंक्शंस में जितने भी आपका पूरा कंटेंट है तो उसमें आप देखेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चंस बेसिकली आपके बनते हैं एग्जाम में. और इस बार क्योंकि 12th से आ रहा है तो 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनेंगे. पहले क्या होता था, 1-2 क्वेश्चंस कभी कभी बनते थे, 3 भी बन जाते थे, लेकिन इस बार 3 से 4 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे. मतलब आपका कम से कम 12-13 नंबर का ये पोर्शन आपका कवर कर लेगा. ठीक, अगर आप, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप लोग इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है. देखिए, इन्वर्स वाला आता है क्वेश्चंस. ठीक, इन्वर्स निकालने को. ठीक, उसके बाद जो आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होता है उस पर से क्वेश्चन बन जाता है. ठीक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. तो यही सब बेसिक टॉपिक्स हैं आपके, अगर इनको आप तैयार कर लेते हैं तो आसानी से आप इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे. और स्कोरिंग बहुत है हमारा ये फंक्शन चैप्टर. ठीक, और पूरा एक ही बार में मैं यहाँ पर आपको रिविजन करा दूंगा. तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. ठीक, फंक्शन होता क्या है हमारा. देखिए, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा रिलेशन. ठीक, रिलेशन से फंक्शन आया है. ठीक, रिलेशन क्या होता है हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा. ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B करके. ठीक, तो इस A क्रॉस B का जो हमारा ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इसका जो सबसेट होता है वो होता है रिलेशन. क्या ये बात समझ में आ रही है, जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, A बिलोंगिंग टू सेट A और B बिलोंगिंग टू सेट B. तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब इसका सबसेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, इसका सबसेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है. क्या ये बात समझ में आ रही है, ये आप लोगों ने बेसिक 11th में पढ़ा होगा सेट थ्योरी में. ठीक, तो इसका सबसेट क्या होता है हमारा, रिलेशन होता है. अब इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कब कहते हैं, इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन तब कहेंगे जब ये हर एक x के लिए यूनिक इमेज दे इन y. देखो कैसे, देखो एग्जाम्पल से थ्रू आपको समझाता हूँ. मान लो ये हमारा क्या है, ये x है, ये y है, हमारा सेट्स हैं दोनों. फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है हमारा, x से लेके y में डिफाइंड है. क्या ये बात समझ में आ रही है. अब मान लो x में एलिमेंट्स है 1 2 3. ठीक, और इसमें y में एलिमेंट है A B और C. ठीक, क्या ये बात समझ में आ रही है. अब देखो, अब अगर मान लो यूनिक इमेज का क्या मतलब हुआ, इसका इमेज यहाँ पर A हो मान लो. ठीक, 2 का मान लो क्या है इमेज, B है. 3 का क्या है इमेज, C है. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन हो जाएगा. लेकिन अब देखो, ध्यान से देखो, मान लो 3 का इमेज C नहीं है. पहली बात, मान लो 3 का इमेज C नहीं है, ये एलिमेंट क्या हो गया, छूट गया, तो ये फंक्शन नहीं. क्योंकि फंक्शन जो भी होगा हमारा, तो उसकी हर एक वैल्यू, डोमेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी के लिए क्या होना चाहिए हमारा, रेंज में या को डोमेन में हमारा एक नए कोई एलिमेंट मैपिंग होना चाहिए. मतलब 3 से C मैपिंग होना ही चाहिए. ठीक, अगर ये नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा. ठीक, दूसरी बात क्या है, मान लो एक एलिमेंट की कोई 2 इमेजेस आ जाए, मान लो 1 B A पे भी जा रहा है, 1 B पे भी जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन नहीं हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये आपका सेट है X, जो कि आपका है कि स्टूडेंट्स हैं जो आपके क्लास में. मान लो सेट है हमारा स्टूडेंट्स है क्लास में. ठीक, 1 2 3, मान लो 1 नंबर का स्टूडेंट, 2 नंबर का स्टूडेंट और 3 नंबर का स्टूडेंट. और ये इनका वेट है मान लो 50 60 और 70. ठीक, 50 60 एंड 70 ये इनका वेट्स है. मान लो 1 स्टूडेंट का वेट क्या है, 50 है, 2 का 60 है, 3 का 70 है, तो ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है. ठीक,
क्या बात समझ में आ रही है? अब मान लो हम ऐसा कर दें कि 1 स्टूडेंट का वेट जो है वो 50 है, 2 स्टूडेंट का वेट नंबर जो है वो 60 है, लेकिन 3 का वेट ही नहीं दिया है, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक, मतलब कोई भी आपका यहाँ डोमेन में एलिमेंट ऐसा ना रह जाए जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड ना हो। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर, अब मान लो 1 स्टूडेंट का वेट 50 है और 1 ही स्टूडेंट का वेट 70 है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही स्टूडेंट का वेट 50 और 70 दोनों हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो एक एलिमेंट की इमेज जो कि x में बिलोंग कर रहा है उसकी 2 इमेजेस नहीं हो सकती, यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक, तो ये बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन जो दी हुई है हमें, अगर x और y क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक, फंक्शन f ऑफ x इंटू वाई, x से y में फंक्शन कब डिफाइंड होगा? रिटन एज f x से y इज अ रूल और अ करस्पॉन्डिंग्स विच कनेक्ट्स एवरी मेंबर ऑफ x, एवरी मेंबर से x ऑफ x, मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं x मान लो, ठीक, वो एग्जैक्टली 1 मेंबर से कनेक्टेड हों y के। ठीक, y के एग्जैक्टली 1 मेंबर से कनेक्टेड, मतलब ये अगर एक से कनेक्टेड है, ये एक से कनेक्टेड होना चाहिए और ये भी एक ही से कनेक्टेड होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? हाँ, ये हो सकता है कि ये एक से इधर कनेक्टेड हो और दूसरा जाके उधर ही दूसरे से कनेक्टेड हो जाए, तो वो हो सकता है। लेकिन हमारा एक एलिमेंट यहाँ पर जो x है, इसका एक एलिमेंट दो यहाँ पर मैपिंग नहीं कर सकता, इसकी इमेज यूनिक होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। अब फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, अगर फंक्शन मान लो डिफाइंड है x से y में, ठीक, तो डोमेन क्या होता है? वो सभी वैल्यूज जो कि फंक्शन में हम लोग रख सकते हैं और उस वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। मान लो हमारा फंक्शन हम लोग बात करें रूट ओवर एक्स, मान लो रूट ओवर एक्स ये हमारा फंक्शन है, f(x) बराबर रूट ओवर एक्स, ये मान लो फंक्शन है। तो अगर हम लोग यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मान लो -1 इसमें पुट कर देते हैं, तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ये इसके डोमेन में नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? डोमेन में केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जिसके लिए फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। जिन पॉइंट्स के लिए रियल वैल्यूज, वो रियल वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो x क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी रूट ओवर x की वैल्यू क्या होगी? डिफाइंड होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो रूट ओवर x जो हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? 0, क्लोज्ड इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें कोई भी अगर 0 भी रख देंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 रख दो, यहाँ पर 0 रख दो, 0 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जैसे ही हम -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा -1 हो जाएगा, जो कि आयोटा के बराबर होता है। लेकिन आयोटा रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता है और हम लोग केवल रियल वैल्यूज फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा डोमेन में नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना में जवाब दो। ठीक, तो ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अभी देखते हैं रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। देखो ये फंक्शन हम लोगों ने x से y में डिफाइन किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो वैल्यूज जो कि हम लोग फंक्शन में रख सकते हैं, ठीक, जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है। ठीक, अब y क्या हो जाता है हमारा? यहाँ पर ये हो जाता है हमारा कोडोमेन। ठीक, ये हो जाता है हमारा कोडोमेन। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे हमारा देखो मॉड x, f(x) बराबर मॉड x। ठीक, तो ये फंक्शन हमारा f(x) बराबर मॉड x है। ठीक, इसका ग्राफ आप लोगों को पता होगा किस तरीके से होता है। f(x) बराबर मॉड x का ग्राफ ये आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से होता है आपका। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये ग्राफ होता है f(x) बराबर मॉड x का इस तरीके से, v तरीके से। ठीक, ये होता है। ठीक, तो अब डोमेन अगर इसकी बात करें तो इसमें कोई भी, देखो डोमेन हमेशा जब भी देखेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल देखेंगे। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर देखो सभी x एक्सिस की वैल्यूज़ के लिए, सभी x की सभी वैल्यूज़ के लिए क्या है? डिफाइंड है। देखो ये -∞ इधर हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर डोमेन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉड x का रियल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब कोडोमेन हम डिफाइन क्या करते हैं? फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? r से r में डिफाइन करते हैं, तो r क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? कोडोमेन हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर रेंज जो होता है हमारा, वो कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, क्या होता है? सबसेट होता है। रेंज हमारा क्या होता है? सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, रेंज क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ कोडोमेन। सेट f(x) सच दैट x बिलोंगिंग टू x। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जो इमेजेस आएंगी हमारी f(x), मतलब हर एक x की वैल्यू के लिए, मान लो हम लोग यहाँ 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, f ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग रखते जाएंगे डोमेन के, तो इसकी कुछ वैल्यूज़ मिलती जाएंगी हमारी। ठीक, तो ये जो वैल्यूज़ हो जाएंगी, सेट ऑफ वैल्यूज़ हो जाएंगी f(x), यही क्या हो जाएगा? हमारा रेंज बना लेगा। ठीक, अब इसको हम लोग
जब हम लोग यहाँ पर ग्राफ में देखेंगे तो जब भी हम लोग रेंज देखेंगे तो रेंज जब भी हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को वाई एक्सिस के पैरेलल देखना होता है, ठीक। अगर हम लोग ग्राफ से समझना चाहें तो, ठीक, ग्राफ से समझना चाहेंगे तो हमेशा क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल देखेंगे इस तरीके से, ठीक। क्या ये बात समझ में आ रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो हम लोग अगर देखें तो ये वाई यहाँ पर देखिए 0 से नीचे कहीं पे भी आपको फंक्शन नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ से देखिए 0 से लेके ऊपर तक ही फंक्शन मिल रहा है खाली, ठीक। देखो ये वाला, ठीक, ये देखो 0 से लेके ऊपर तक ही मिल रहा है। इसका मतलब, और ये चलता जाएगा इस तरीके से, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि जो रेंज हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी और क्लोज इंटरवल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मैप कर रहा है 0 पे। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक। तो इस तरीके से आपको रेंज यहाँ पर समझनी है। रेंज क्या होता है हमारा, सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का सबसेट होता है। देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये हमारा x है, ये y है, यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, हमारे कोडोमेन हो जाएंगे। अब ये जिस पे मैप कर रहा है यहाँ पर, ठीक, ये इस पे मान लो मैप कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा रेंज हो जाएगा। और ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा कोडोमेन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक, ये कोडोमेन हो जाएगा, ये हमारा पूरा कोडोमेन हो जाएगा y, और जो उसका थोड़ा सा पोर्शन है जिसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं मैप होके, वो क्या हो जाएगा हमारा रेंज हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर समझनी थी, ठीक। अब देखो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। देखो फंक्शंस होते हैं, मान लो लिखा होता है फंक्शन f(x) बराबर mod x प्लस रूट ओवर x, मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक, इस तरीके से लिखा है। तो अब देखो कोई भी फंक्शंस का मान लो एडिशन लिखा हुआ है, सब्सट्रैक्शन लिखा है, मल्टीप्लिकेशन लिखा है, और या मान लो डिवीजन लिखा है, तो उसका हम लोग डोमेन कैसे निकालेंगे वो हम लोग पढ़ते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशन और फंक्शन से। मान लो f प्लस जी बराबर x बराबर क्या है, fx प्लस जी एक्स है, ठीक, मान लो ये फंक्शन है। तो अगर हम लोग पूछें कि इस फंक्शन का ये जो fx बराबर mod x प्लस रूट ओवर x है, इसका अगर हमसे कोई पूछ ले कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन की कोई घबराने वाली बात नहीं है। अलग अलग ये जो फंक्शंस हैं मॉड ओवर x, ठीक, और रूट ऑफ x, ठीक, इनका दोनों का डोमेन निकाल लो। मान लो इसका डोमेन है d1, इसका डोमेन है d2, ठीक, और दोनों का क्या कर दो, इंटरसेक्शन कर दो, वही क्या हो जाएगा, दोनों के एडिशन का इंटरसेक्शन हमारा डोमेन हो जाएगा। सेम यही रूल होता है जब हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं। मान लो fx माइनस जी एक्स है फंक्शन कोई करके, मान लो यही है हमारा मॉड x माइनस रूट ओवर x, ठीक, इसका डोमेन क्या होगा, इनका डोमेन निकालो और उसका इंटरसेक्शन कर दो। क्या ये बात समझ में आ रही है, d1 d2 इंटरसेक्शन। अब fx डॉट जी एक्स है, मान लो हमारा ऐसे लिखा है मॉड ऑफ x और रूट ओवर x, तो दोनों का निकाल लो भाई, ठीक। उसके बाद क्या कर दो, d1 इंटरसेक्शन d2 कर दो। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। अब यहाँ पर f बाई जी में एक चीज़ होती है कि जो gx होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो gx जहाँ पर 0 हो जाएगा वो डोमेन से हट जाएगा, बाकी d1 इंटरसेक्शन d2 ही हमारा यहाँ क्या होता है, डोमेन होता है। चलो निकाल लेते हैं हम लोग, जो हम लोग मॉड x और रूट ओवर x की बात कर रहे हैं उसका निकाल के भी देख लेते हैं। देखो मान लो fx क्या है हमारा, मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर x है। तो मॉड ऑफ x का क्या होता है, डोमेन हमारा रियल होता है, ठीक। रूट ओवर x का डोमेन क्या होता है, x में क्या रख सकते हैं वैल्यूज, 0 से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी रख सकते हैं वैल्यू। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। रियल लाइन पे देख लो हमारा ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, ठीक, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, ये 0 है हमारा, एक पूरा ये है और एक यहाँ से ये है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके पूरा ये इन्फिनिटी। तो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा हमारा, इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का हो जाएगा हमारा डोमेन। ये बात समझ में आ रही है। सेम ऐसा ही इसके लिए भी होगा, सेम इसके लिए भी होगा, लेकिन देखो अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, fx बाई जी एक्स में मैंने क्या कहा था, gx जो होना चाहिए वो 0 जहाँ जहाँ हो जाएगा वो डोमेन से हट जाएगा, ठीक। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा। मान लो fx क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया है हमारा मॉड x बाय रूट ओवर x, ठीक। तो मैंने क्या कहा था, मॉड x का क्या है डोमेन हमारा, रियल है, सभी रियल वैल्यूज़ के लिए सही होता है, डिफाइंड होता है। रूट ओवर x का क्या मैंने बताया था, यहाँ पर रूट ओवर x का बताया था 0 से इन्फिनिटी क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर रूट ओवर x क्या है नीचे, लेकिन अगर यहाँ पर 0 रख दोगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और ऐसे के लिए हम लोग को क्या करना है, 0 हटा देना है, तो हम लोग ओपन इंटरवल लेंगे। मतलब इस बार क्या हो जाएगा हमारा डोमेन, यहाँ पर इस बार डोमेन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी लेकिन ओपन इंटरवल। क्या ये बात समझ में आ रही है, gx जहाँ पर क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब gx जहाँ पर 0 हो जाए वो हटा देना है। प्रोवाइडेड gx बराबर 0 दिया है ना, gx नॉट इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ gx 0 हो जाए मतलब रूट ओवर x जहाँ जहाँ 0 हो जाए वो डोमेन से हटा देना है। बाकी इंटरसेक्शन वाला तो हमारा होगा ही होगा।
ठीक, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो अब ये फंक्शन है हमारा, देखो ये हमारा है, डोमेन और रेंज निकालना है इसका। एफ एक्स बराबर 1/2 माइनस कॉस 3x, इसका हमें क्या निकालना है? डोमेन और रेंज निकालना है। देखो कभी भी एफ एक्स बराबर 1/सम फंक्शन हो, ठीक, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, और ऐसे केस में फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफाइंड नहीं होगा, मतलब उसकी रियल वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है? तो कभी भी 1/समथिंग हो तो नीचे वाला कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को देखना है क्या ये ज़ीरो हो रहा है? 2 माइनस कॉस 3x, ये ज़ीरो के बराबर पुट करते हैं। ठीक, तो cos 3x बराबर 2 क्या होता है? कभी कभी नहीं होता है। cos 3x बराबर, क्योंकि cos ऑफ 3x किसके बराबर अंदर होगा? -1 से 1 के बीच में हमेशा लाई करेगा। cos x की कोई भी वैल्यू हो, वो cos की कोई भी वैल्यू हो, वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो cos 3x कभी भी 2 के बराबर होगा ही नहीं, तो x की कोई भी रियल वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो ये ज़ीरो होगा ही नहीं। इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर डोमेन साफ साफ पता चल रहा है कि रियल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? डोमेन हमेशा क्या हो जाएगा? इसका रियल हो जाएगा। ठीक, अब देखो रेंज निकालना है तो क्या करना है? रेंज निकालने के दो तरीके होते हैं। हर क्वेश्चन में रेंज निकालने के दो ही तरीके होंगे केवल। डोमेन तो हमारा रियल हो गया, चलिए यहाँ पर, लेकिन रेंज निकालने के लिए हमेशा हमारे पास दो ही तरीके होते हैं। डोमेन क्या हो गया हमारा? यहाँ पर रियल हो गया। ठीक, रेंज निकालने का तरीका क्या होता है? या तो y बराबर फंक्शन मान लो, ठीक, और x के टर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, x बराबर सम फंक्शन ऑफ y निकाल लो, और ये देख लो कि y कहाँ पर नॉट डिफाइंड, मतलब y की कौन कौन सी वैल्यू के लिए x डिफाइंड नहीं है, तो वो y से हटा देना है, बस y हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। या हम क्या कर ले कि कुछ रिलेशन के थ्रू, बाय सम रिलेशन, मान लो जैसे यहाँ पर cos 3x है, तो हमें पता है cos 3x क्या होगा? हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक, इस फंक्शन को बना ले हम लोग। ठीक, सम बाय सम रिलेशन, हमें एक रिलेशन पता चल जाए, उससे क्या कर ले? हम पूरा फंक्शन बना लें। ठीक, तो कैसे होगा? ये देखो -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। अब देखो, अब ये माइनस cos 3x है, तो यहाँ पर पूरे में माइनस से कर लेंगे, तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस cos 3x, ठीक, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये फिर से वही आ गया हमारा, -1 से माइनस cos 3x और ये 1। ठीक, ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पर 2 ऐड करना है हम लोगों को दोनों तरफ, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे। अब देखो दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पर +2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 1, तो 2 माइनस cos 3x, ठीक, ये 3 हो जाएगा हमारा, 1 से लेके 3 तक। ठीक, अब 1/2 माइनस cos 3x है, तो क्या करेंगे हम लोग? इस तरफ देख लेते हैं यहाँ पर, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो फिर से हमारी क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक, तो 1/1 1 ही हो जाएगा हमारा। ठीक, और ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी, तो 1/2 माइनस cos 3x, और ये हो जाएगा 1/3। ठीक, तो हमारा 1/3 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और 1 से हमारा क्या है? ये लेस देन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेंज हो जाएगा। ठीक, ये हमारा फंक्शन ही तो है। फंक्शन क्या है? ये f(x) है। ठीक, तो f(x) कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 1/3 से लेके 1 तक है। ठीक, इसी के बीच में हमेशा वैल्यू लाई करेगी, तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 1/3 से 1। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से दो ही तरीके हैं, या तो हम y बराबर मान लें फंक्शन को, या तो हम उस फंक्शन को ही फॉर्म कर दें किसी तरीके से, कोई रिलेशन के थ्रू उस फंक्शन को फॉर्म कर दें। अब मूव करते हैं हम लोग इंटरवल पे। इंटरवल क्या होता है? देखो इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल होता है, या तो ओपन इंटरवल होता है, वही जो हम लोग बात कर रहे हैं। मान लो ये 2 से 3 है, तो क्लोज्ड इंटरवल हो गया। रियल लाइन पे समझते हैं, ये 2 है हमारा, ये 3 है, तो 2 और 3 दोनों ही इंक्लूडेड हैं इसमें, मतलब बीच की तो सारी रियल वैल्यूज आ ही रही हैं। ठीक, और 2 और 3 भी साथ में आ रहा है इसमें, ये वाले पॉइंट भी साथ में हमारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं? इंक्लूडेड है। ये जो 2 पॉइंट है और ये जो 3 पॉइंट है, दोनों ही क्या है? साथ में इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे ओपन इंटरवल की, मान लो ये क्या है हमारा? 2 है, ये 3 है, तो इस ओपन इंटरवल में ये हमारे जो 2 और 3 पॉइंट्स हो जाएंगी, ये नॉट इंक्लूडेड हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये नॉट, बाकी सारी रियल वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी, ये सब रियल वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन ये 2 और 3 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? नॉट इंक्लूडेड हो जाएंगे। यही ओपन और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है। जो हमारा रियल होता है सेट R, ये हमेशा क्या होता है? ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि -∞ से +∞ हम लोग ओपन इंटरवल लिखते हैं यहाँ पर। ठीक, सेट ऑफ इंटरवल ऑफ रियल नंबर रिटन एज -∞ से +∞, तो ये ओपन इंटरवल होता है। ठीक, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। अब देखो, अब 1 और मैनी वन फंक्शन क्या होता है? ठीक, देखो कभी भी 1 और मैनी फंक्शन की पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं। f(x1) अगर बराबर है f(x2) के, ठीक, तो क्या होना चाहिए? x1 बराबर x2 हो जाए। समझ में आ रहा है?
मतलब क्या है, हर एक इमेज के लिए यहाँ पर क्या होनी चाहिए, यूनिक ही इमेज आनी चाहिए इधर, ठीक है। कोई भी दो एलिमेंट यहाँ के यहाँ पर मैप नहीं करने चाहिए। समझ में आ रहा है? ये अगर हम लोग रेंज मान लें, ये मान लो हमारा y है, ये x है, फंक्शन x से y में डिफाइंड है, ठीक। तो ये जो y के एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ पर, ठीक, इसकी जो प्री इमेज होगी वो यूनिक होनी चाहिए, एक ही यूनिक इमेज आनी चाहिए, ठीक। दो ना आए, मतलब ये यहाँ से यहाँ ना हो। ऑब्वियसली ये फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये दो हो सकता है, ठीक। मान लो ये है हमारा, ठीक है, तो ये अगर हमारा केस है तो ये 1 1 नहीं होगा। और यहाँ पर डेफिनेशन क्या होती है, अगर x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं है तो fx1 भी क्या होना चाहिए, fx2 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर x1 मान लो ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसकी इमेज जो आनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर नहीं आनी चाहिए। दोबारा से समझते हैं इसको। देखो ये x है, ये y है हमारा, ठीक, ये 1 है और ये 2 है। मान लो इसकी इमेज यहाँ पर क्या आ रही है, f1 आ रही है और ये f2 आ रही है। मान लो ये 3 आ रही है, ये 4 आ रही है, ठीक। मान लो फंक्शन की वैल्यू आ रही है इस तरीके से, ठीक। तो अगर 1 क्योंकि 1 2 के बराबर नहीं है, दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, तो इसकी इमेज इस पे जा रही है मान लो, और इसकी इमेज इस पे जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर 1 2 के बराबर नहीं है तो इसकी जो इमेजेस हों वो भी बराबर ना हो, ठीक है। मतलब अगर मान लो इस तरीके से हो गया, ये 1 2 है और ये इसके जो हमारा इमेजेस आ रही हैं 1 3, मान लो 1 भी 3 पे जा रहा है, 2 भी 3 पे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। मतलब इधर के मैनी एक से जा रहे हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, हम लोग का सिंपल तरीका होता है, fx1 बराबर fx2 मान लो कोई भी फंक्शन में, और उसको दिखा दो कि क्या है वो x1 बराबर x2 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 हमारा हो जाना चाहिए, ये इम्प्लाई कर दे, तो ये हमारा 1 1 है, ठीक। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, x1 बराबर x2 नहीं आ रहा है हमारा, या कुछ और कंडीशन आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 1 1 नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, देखो 1 1 के एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा नहीं है, और इसको मैं ग्राफ से भी आपको समझा दूंगा कि आपको देखना कैसे है कि 1 1 है कि नहीं है हमारा ये फंक्शन, ठीक, 1 1 है कि नहीं है। देखो मान लो fx बराबर क्या लेंगे हम लोग, मॉड x ले लिया हम लोगों ने, ठीक। तो इसका ग्राफ किस तरीके से होता है, मॉड x का इस तरीके से होता है, ठीक ठीक। तो कभी भी अगर हम लोग को समझना है कि कोई फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है कि नहीं, ये अगर पूछेंगे हम लोग से कि 1 1 है कि नहीं, तो x एक्सिस ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो, पैरेलल खींचनी है, ऐसा नहीं तिरछा खींच दिए फिर कहे कि सर नहीं 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ऐसा नहीं, ठीक। तो पैरेलल अगर हम लोगों ने लाइन खींच दी, और अगर वो फंक्शन जो ग्राफ है हमारा उस पर 2 पॉइंट पे कट कर दी, 2 या 3 पॉइंट पे कट कर दी, तो वो फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं होगा, ठीक। ये नॉट 1 1 है। क्यों ऐसा है, 1 1 में क्या होता है कि हर एक x की वैल्यू के लिए एक ही y आना चाहिए, मतलब 2x की वैल्यू के लिए एक y नहीं आना चाहिए, ठीक। यहाँ पर क्या है, ये x की वैल्यू है एक, ठीक, मान लो x1, और ये दूसरी x की वैल्यू है x2, और दोनों के लिए सेम y आ रहा है, ठीक, सेम y आ रहा है, मतलब 2 पॉइंट जो है डोमेन के वो एक ही y पे जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 पॉइंट जो डोमेन के हैं वो एक ही y पे जा रहे हैं, x1 और x2 क्या जा रहे हैं, एक ही y पे जा रहे हैं, मतलब क्या है, ये मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ पर, ठीक। तो fx बराबर मॉड x क्या हो जाएगा, हमारा मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। जो मैंने चीज़ आपको बताई कि अगर आपको मान लीजिए किसी फंक्शन, मान लीजिए e की पावर x है, देखो कोई भी फंक्शन है, मान लो उसका ग्राफ आपको पता है, तो उसको 1 1 और ऑन टू कैसे देखना है, 1 1 और ऑन टू उसको किस तरीके से देखना है, अभी मैं तरीका भी बताऊंगा कि कैसे उसको आप लोग चेक करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन। बट आप लोग इसको देखिए, मान लो e की पावर x का ग्राफ है हमारा, ये तो e की पावर x का ग्राफ किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। ये यहाँ पर हमारा क्या करता है, e की पावर 0 1 पे कट करता है, ठीक ठीक। अब देखो कोई भी x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन खींच देंगे, x एक्सिस के पैरेलल कोई भी ये लाइन खींच देंगे, तो देखो हमेशा 1 एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, एक ही पॉइंट पे कट करेगी, कोई भी खींच देंगे, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो हर x की वैल्यू के लिए, हर एक x की वैल्यू के लिए एक ही y मिल रहा है हमारा यहाँ पर, देखो कोई भी 2x की वैल्यू के लिए एक सेम y नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा, e की पावर x का ग्राफ 1 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब इसको हम लोग बाय डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, हमने क्या कहा था आपको, अगर e की पावर x है मान लो, ठीक, fx बराबर क्या है, e की पावर x है, तो हमने क्या कर दिया, fx1 बराबर fx2 कर दिया,
क्या कर दिया, fx1 बराबर fx2 कर दिया। ठीक, तो fx1 इसमें x1 और x2 रख दो तो क्या हो जाएगा, e की पावर x1 बराबर e की पावर x2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, सीटी बोल रही है, बहुत परेशान नहीं है। ठीक, e की पावर x1 और e की पावर x2 के बराबर हो जाएगा। ठीक ठीक, अब हमें पता है कि e की पावर x का ग्राफ देख लो, कोई भी x की वैल्यू के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर x और ये 1 कभी बराबर होगा, जब इसको देख लेते e की पावर x1 माइनस x2 हो जाएगा, ये बराबर 0 सॉरी बराबर 1। ठीक, तो x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, ये e की पावर 0 कर दो यहाँ पर, 0 मतलब क्या हो गया, x1 बराबर x2 हो गया। ठीक, ये आ गया हमारा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको नीचे ले जाएंगे तो e की पावर x1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको नीचे लेके आएंगे तो e की पावर x1 बाई x2 हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, और इधर बराबर 1 में आ जाएगा, इधर बराबर क्या हो जाएगा, 1 में आ जाएगा। ठीक, तो e की पावर 0 लिख सकते हैं उसको, तो दोनों की बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर दो, x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर x2। अब देखो fx1 बराबर x2 के लिए हमें क्या मिल गया है, इंप्लाई कर रहा है कि x1 बराबर x2, मतलब ये क्या है, e की पावर x1 क्या है, e की पावर x क्या है, 1 1 फंक्शन है। क्या ये बात समझ में आ रही है हमारे? ठीक, क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों के? e की पावर x1 x जो है वो क्या है हमारा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमारा, अब अगर हम लोग मॉड x का देखेंगे तो मॉड x का हमारा इस तरीके से नहीं होगा। देखो किस तरीके से मॉड x का क्यों नहीं होगा, वो तो सिंपल सी चीज़ है। देखो अगर fx बराबर हम लोगों ने जो मॉड x लिया था, अब उसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं, तो देखो f(1) के लिए भी ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और f(-1) के लिए भी 1 आ रहा है, दोनों 2x के लिए सेम y आ जा रहा है हमारा, 1 1 नहीं होगा। समझ में आ गया? ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, fx बराबर क्या हो जाएगा, x²। ठीक, तो f(1) के लिए भी क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, f(-1) के लिए भी क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का भी स्क्वायर 1, दोनों x की वैल्यूज़ के लिए सेम y आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, 2x की वैल्यूज़ के लिए सेम हमारा क्या हो रहा है, ये y दे रहा है। अब fx बराबर x² का हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं। fx बराबर x² का ग्राफ देखोगे तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, पैराबोला टाइप में होता है इस तरीके से। ठीक, ये y है हमारा, ये x है। ठीक, तो पैराबोला टाइप में होता है हमारा। अब देख लो, कोई भी अगर हम लोग x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे तो 2x के लिए सेम y आ रहा है हमारा, ये सेम y है हमारा, 2x है, x1 और x2 देख लो। ठीक, 2x के लिए सेम y मिल रहा है हमारा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा, ये मैनी 1 हो जाएगा हमारा। ठीक, क्या ये बात समझ में आ रही है? ये 1 1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। ठीक, तो फाइंडिंग क्या है, मेथड ऑफ फाइंडिंग, जैसा मैंने बताया कि क्या करना है, fx1 बराबर x2 कर दो, और हम लोग जब सॉल्व करें तो x1 बराबर x2 हो जाएगा, तो f क्या है हमारा, 1 1 हो जाएगा। ठीक, और एक और समझ लो, एक और चीज़, कोई भी फंक्शन अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप लोगों को पता होगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बता देता हूँ। कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है मतलब क्या है, fx1 बराबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 हो जाए फॉर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, मोनोटोनिकली क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। और अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर x1 लेस देन इक्वल टू x2 के लिए fx1 सॉरी जब x की वैल्यू बढ़े तो फंक्शन क्या हो जाए, गिर जाए। समझ में आ रहा है? तब क्या हो जाता है ये, तब क्या हो जाता है हमारा, ये इक्वल टू नहीं होगा हमारा, यहाँ पर ये मैंने गलत बता दिया, माफ़ करेंगे आप लोग हमें, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ठीक, जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, अगर डिक्रीज कर जाए तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू बढ़ने पर हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर जाए, तो ये क्या हो जाता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो अब देखो एग्जाम्पल के सहित समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मान लो e की पावर x का ग्राफ लेते हैं। ठीक, ये क्या है, e की पावर x का ग्राफ। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, देखो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, फंक्शन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फंक्शन आपका क्या जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये मोनोटोनिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शन अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो 1 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई भी फंक्शन अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 1/x का ग्राफ देख लो, fx बराबर 1/x का ग्राफ किस तरीके से होता है आपका, इस तरीके से होता है। ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है आपका, मालूम होगा आपको। देखो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है इस तरफ, ठीक, फंक्शन क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है, फंक्शन गिरता जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू देखो कम होती जा रही, कम होती जा रही, और फाइनली 0 पे टेंड करता है। ठीक है, उसके बारे में हमें नहीं समझना है। ठीक, फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है, तो ये मोनोटोनिकली क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है।
ठीक। तो अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो, और देख लो कोई भी x की पैरेलल लाइन खींच देंगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी ग्राफ को, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक, अब 1 1 ऑन टू पे बहुत ज़्यादा हमारा ज्ञान हो गया है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑन टू फंक्शन समझते हैं। 1 1 हमने समझा दिया आपको, मैंने 1 समझा दिया, अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है। देखो फंक्शन मान लो डिफाइंड है, f मान लो डिफाइंड है x से y में, तो मैंने बताया था ये डोमेन होता है आपका, ये क्या होता है को डोमेन होता है, y क्या हो जाएगा को डोमेन हो जाएगा। ठीक, ये हमारा x से y है, ठीक है, तो ये डोमेन हो गया, ये हमारा y क्या हो गया को डोमेन हो गया। ठीक, अब देखो अगर जो हमारा रेंज सेट आ रहा है, रेंज सेट वो क्या हो जाए को डोमेन के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर हमारा जो रेंज है वो क्या हो जाए को डोमेन के बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, रेंज को डोमेन के बराबर कब और कैसे। देखो 1 मिनट रुको समझा देता हूँ, अभी एक एग्जाम्पल लूँगा पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। देखो f मान लो डिफाइंड है r से r में, और फंक्शन क्या दे रखा है e की पावर x। एक ही एग्जाम्पल में मैं आपको दिखा दूंगा कि कब हमारा जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू होता है, और उसी फंक्शन के लिए कब हमारा इन टू हो जाएगा। देखो कैसे, और दूसरा क्या है हमारा f r से r में f(x) बराबर क्या हो जाए e की पावर r से r प्लस में f(x) क्या हो जाए e की पावर x। ठीक, f(x) क्या हो जाए e की पावर x। अब इसका ग्राफ खींचेंगे तो भी वही आएगा हमारा, ये आएगा। ठीक, इसका ग्राफ खींचेंगे e की पावर x, फंक्शन का ग्राफ तो सेम ही होगा ना। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा कोडोमेन क्या दे रखा है रियल नंबर दे रखा है, इसका रेंज क्या होगा हमारा, जब भी हम उसे ऑन टू बोले तो हमें रेंज बराबर कोडोमेन करना है, रेंज बराबर कोडोमेन करना है। ठीक, तो हमें रेंज निकालनी चाहिए। रेंज क्या है इसकी e की पावर x की रेंज क्या है, y के पैरेलल देखते हैं रेंज इसकी क्या है हमारी है, ये रेंज हमारी देखेंगे तो 0 से लेके इन्फिनिटी है ओपन इंटरवल e की पावर x की। ठीक, 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक, अब देखो यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड क्या है r से r में डिफाइंड है, r से r में डिफाइंड है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये r से r के बराबर नहीं होगा, ये 0 से इन्फिनिटी r के बराबर है नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है ये रेंज है हमारी, ये कोडोमेन है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू नहीं होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन क्या है r से r प्लस में डिफाइंड है, मतलब रियल पॉजिटिव, मतलब 0 से इन्फिनिटी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, मतलब क्या है यहाँ पर रेंज कोडोमेन के बराबर है। यहाँ पर कोडोमेन दिया क्या है r प्लस दिया है, यहाँ पर क्या दिया है कोडोमेन हमारा r दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है जब भी हमको ऑन टू फंक्शन चेक करना है तो क्या मतलब है हमारा, एक तो रेंज से मतलब है हमें, ठीक, दूसरा किससे मतलब है, दूसरा मतलब है हमारा कोडोमेन से। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहला मतलब है रेंज से, दूसरा मतलब है कोडोमेन से। सबसे पहले हमको देखना है कि कोडोमेन दिया क्या है। ठीक, कोडोमेन, अब देखो यहाँ पर ग्राफ से समझेंगे, अगर हमारा कोडोमेन के अंदर हम अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं कोडोमेन के अंदर, और ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए एक्सिस के पैरेलल ऐसी कोई लाइन मिल जाए जो कि ग्राफ को कट ही नहीं कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू हमारा नहीं होगा, नॉट ऑन टू। ठीक, नॉन ऑन टू। ठीक, अब हम इसमें कोडोमेन क्या है हमारा, इसमें कोडोमेन देखो, इसमें कोडोमेन हमारा ये है, ये ऊपर वाला यहाँ से लेके ऊपर ये कोडोमेन है। इसमें क्या है कोडोमेन पूरा ऊपर से लेके नीचे रियल कोडोमेन है ना, यहाँ पर देखो। ठीक, ये रियल कोडोमेन है। थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, थोड़ा सा यहाँ गंदगी फैल गई है, इसको हम साफ करते हैं फिर बताता हूँ आपको। देखो 1 मिनट रुकिएगा। हाँ देखो इसमें कोडोमेन क्या है हमारा पूरा रियल है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमें दिया ही रियल। इसमें r प्लस दिया है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और 0 वाली लाइन इंक्लूडेड नहीं, r प्लस में 0 इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक ठीक, तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग लाइन खींचते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी, तो हमें एक पॉइंट एटलीस्ट ऐसा एक पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा जहाँ पर फंक्शन को वो कट कर रहा है। इसका मतलब हर एक ये जो हमारा ये वाई सेट है इसके लिए प्री इमेज मिल रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू हो जाएगा, ये वाला फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर अगर लाइन खींच देते हैं तो देखो ये कोडोमेन में तो आ रहा है पर रेंज में यहाँ पर लाइन नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई फंक्शन को कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये हमारा, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जो यहाँ पर ये लैंग्वेज लिखी हुई है, ईच एलिमेंट इन कोडोमेन हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज इन द सेट ऑफ डोमेन। यही बात कर रहा हूँ मैं कि जो हमारा मान लो ये एक्स से वाई है, अगर एक्स से वाई है हमारा ये, ठीक,
जितने भी यहाँ पर कोडोमेन में एलिमेंट्स हो इनकी प्री इमेज होनी ही होनी चाहिए। समझ में आ गया? ठीक, मतलब पूरा कोडोमेन कवर कर ले रेंज। ठीक है, पूरे कोडोमेन को अगर कवर कर लेता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगर अब बोला क्या गया, इफ़ देयर इज इवन अ सिंगल एलिमेंट, अगर ऐसा कोई भी एक सिंगल एलिमेंट हो जाए, मान लो जैसे देखो ये, मान लो ये क्या है 1 2 3 है, ये क्या है ABC है, मान लो ऐसा हो जाए कि A की ये 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज क्या हो जाए B हो जाए और C छूट गया हमारा, मतलब क्या है कोडोमेन में तो है C लेकिन रेंज में C नहीं है। रेंज में क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, कोडोमेन में C है लेकिन वो रेंज में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर नहीं होगा, रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर नहीं होगा। इस केस में क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा कह रहा है अगर एक भी सिंगल एलिमेंट छूट गया ऐसा जो कि हमारा डोमेन में जिसकी प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रही डोमेन में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब देखो यहाँ पर अगर फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम -π/2 से π/2, आर में इज डिफाइंड y बराबर sin x, द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज r, इसका कोडोमेन r है, वाइल द रेंज क्या हो जाता है -1 से 1, तो फंक्शन इनटू हो जाएगा। sin x का पता है आपको रेंज क्या होता है -1 से 1। अब इसका कोडोमेन देखो r डिफाइंड है तो ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। y बराबर x² है, देखो -1 से 1 में y बराबर x² है, ध्यान देखो ये 1 है, -1 है, ये 1 है, ग्राफ से समझते हैं। y बराबर x² का फंक्शन इस तरीके से होगा। ठीक, इस तरीके से, तो -1 के 1 के बीच में क्या हो जाएगा, ये 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में। तो देखो ये हमारा रेंज भी 0 से 1 और कोडोमेन भी हमारा 0 से 1 दे रखा है, तो y बराबर x² क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव हो जाएगा। बाइजेक्टिव यानी 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस, 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है तो उसको 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं। ठीक, चेक करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। 1 1 में क्या हो जाएगा, अगर आपको fx1 बराबर fx2 दिया है और x1 बराबर x2 आप लोग निकाल ले रहे हैं तो वो 1 1 हो जाएगा। और ऑन टू में क्या हो जाएगा, रेंज बराबर क्या आपको देखना है, कोडोमेन देखना है। पहले तो कोडोमेन देख लेना है कि क्या दिया हुआ है, फिर रेंज। अगर आप लोग डायरेक्टली ऐसे निकाल पा रहे हैं रेंज तब तो ठीक है, नहीं तो ग्राफ से देख लीजिए, दोनों तरीके आपके लिए पास अवेलेबल हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन जैसे ही आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लें, अगर उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है ना तो कॉन्सेप्ट की पकड़ मजबूत हो जाती है। ठीक, अब देखो फंक्शन क्या डिफाइंड है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, फंक्शन क्या डिफाइंड है, r से a, जो मैंने समझाया आपको। ठीक, r से a गिवन fx बराबर x² + 1। ठीक, इज क्या है, सरजेक्शन है। देन द सेट a इज, सेट a क्या होगा, हमसे बोल दिया है कि ये जो फंक्शन r से a डिफाइंड है ये क्या है, सरजेक्टिव है। सरजेक्टिव का मैंने क्या बताया था अभी आपको, मतलब ऑन टू है। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन क्या है, ऑन टू है। फंक्शन ऑन टू है तो ये सेट ए क्या हो जाएगा हमारा, सेट ए क्या हो जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है। फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब रेंज बराबर क्या हो जाए, कोडोमेन हो जाए। और ए क्या है हमारा, ये कोडोमेन है, मतलब रेंज हमारा क्या है, कोडोमेन के बराबर है, बोल दिया गया है। तो हमको रेंज निकालनी है इस फंक्शन की, मतलब ये fx बराबर x² + 1 इसकी रेंज निकालनी है। इसकी रेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें पता है x² > 0 होता है, लेकिन उससे हम लोग कुछ रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे आगे। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, y बराबर x² + 1 मान लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। देखिए y² प्लस ये y हो जाएगा बराबर x²। ठीक, अब इसको x के बराबर निकालेंगे। देखो ये इधर ले जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x² 1 - y। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट x² बराबर क्या हो जाएगा, y/1 - y। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, √y/1 - y। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब रूट के अंदर जो भी चीज़ होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y1 - y इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन y कभी भी 1 के बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक, ये हमारी कंडीशन लग जाती है यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, ये y और y - 1 लिख लेंगे, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं इस तरीके से। देखो कैसे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो हमें क्या लेना है, y लेस देन इक्वल टू वाला लेना है। तो 0 से 1 तो 0 पे तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन 1 पे ओपन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ओपन, क्योंकि हमारा ये 1 नॉट इक्वल टू y क्या है, 1 के बराबर नहीं है। तो रेंज क्या हो जाएगी हमारा, 0 से लेके 1, लेकिन ओपन, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा जो सेट ए पूछा गया है ये क्या है, कोडोमेन है। ठीक, तो और ये रेंज के बराबर है क्योंकि सब्जेक्टिव दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर
रेंज पूछा गया और 0 से 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब कुछ स्पेशल फंक्शंस लेते हैं और इनके रेंज और कोडोमेन को मैं डिस्कस कर देता हूँ। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है हमारा, मतलब एफ बराबर, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ बराबर सी, मतलब जो कि हमेशा एक ही वैल्यू दे सभी एक्स के लिए। तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसका रियल हो जाएगा, पूरा रियल, इसमें कुछ भी रख दो हमेशा वैल्यू सी ही रहेगी, इस तरीके से। ठीक, ये फंक्शन हो गया, इसका ग्राफ हो गया एफ बराबर सी। ठीक, और रेंज क्या आ जाएगा, रेंज में केवल सी एलिमेंट आ जाएगा। ठीक, रेंज में सी एलिमेंट आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, आइडेंटिटी फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स बराबर एक्स को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक, ये 1 1 ऑन 2 दोनों होता है, 1 1 ऑन 2 दोनों होता है, याद रखना हमेशा। आइडेंटिटी फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट फंक्शन है हमारा, ये कांस्टेंट फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स बराबर सी, ये क्या है हमारा 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। और ऑन 2 कब होगा, जब हमारा जो हमारा इधर कोडोमेन है, जैसे आर से आर है, तो ये ऑन 2 भी नहीं होगा और 1 1 भी नहीं होगा, क्योंकि आर हमारा सी के बराबर नहीं होता है। ठीक, तो ये ऑन 2 नहीं होगा और 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मान लो रियल की कोई भी वैल्यू ले ले, 1 ले ले, तो 1 के लिए भी सी आएगा आंसर और 2 के लिए भी सी आएगा, तो 2x के लिए 1 y या सेम आंसर है, सेम मतलब हमारा एलिमेंट आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा ये ऑन 2, ये हमारा 1 1 भी नहीं होगा। ठीक, क्या बात समझ में आ रही है। ठीक, तो कांस्टेंट फंक्शन 1 1 नीदर 1 1 नॉर ऑन 2 हो जाएगा। ठीक, ये याद रखना। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, 1 1 और 2 दोनों होता है, इसका ग्राफ खींचते हैं हम लोग, इस तरीके से होता है। एफ एक्स वाई बराबर एक्स का ग्राफ किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। ठीक, वाई बराबर एक्स का। ठीक, तो अगर x के बराबर, और इसका कोडोमेन क्या है, देखो ग्राफ से कैसे हम लोग जानेंगे, x के पैरेलल कोई भी लाइन खींचते जाओ। ठीक, x के पैरेलल कोई भी लाइन खींच दो, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, हमेशा एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक, तो ये 1 1 हो जाएगा हमारा। ठीक, और ऐसे भी देख सकते हो, अगर fx1 बराबर fx2 कर दोगे, ठीक, तो fx बराबर x है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा, और हमको यही चाहिए 1 1 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। ठीक, अब ऑन 2 के लिए क्या है, पूरा रियल देख लो, पूरी रियल लाइन ये आपका यहाँ पर ये कंसीडर कर, जो हमारा रेंज है वो पूरा रियल है, रेंज रियल है और कोडोमेन भी रियल है, रेंज बराबर कोडोमेन हो गया हमारा, ऑन 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये 1 1 ऑन 2 दोनों हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। ठीक, 1 1 ऑन 2 क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल फंक्शन देखते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है हमारा, पॉलिनोमियल फंक्शन ये होता है, इस तरीके से होता है। ठीक, इसका हमारा कोडोमेन इस तरीके से होता है, रेंज इस तरीके से होता है, सॉरी कोडोमेन हमारा आर होता है, डोमेन हमारा आर होता है। ठीक, दोनों ही रियल से रियल डिफाइंड होते हैं, और रेंज हम लोग को निकालनी पड़ती है, y बराबर कुछ पुट करके रेंज हमें निकालनी पड़ती है। रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन ये होता है हमारा पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का। जैसे मान लो एफ एक्स बराबर पी एक्स क्या पॉलिनोमियल है, तो मान लो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था। ठीक, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा डिफाइंड कहाँ नहीं होता है। ठीक, देखो अगर मान लो एफ एक्स बराबर एक्स बाय एक्स माइनस 1 ले रहे हैं, ठीक, और दूसरा ले रहे हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो नीचे लिखा हुआ है हमारा। ठीक, मान लो ये दोनों हमारे फंक्शंस ले रहे हैं, तो इसका डोमेन में अंतर क्या हो, देखो अगर हम डोमेन बात करें, इसकी डोमेन की बात करें, एफ एक्स बराबर एक्स बाय एक्स माइनस 1, तो इसका डोमेन कहाँ डिफाइंड नहीं होगा, जहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। एक्स बराबर अगर 1 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी की तरफ, तो ये डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका जो डोमेन होगा वो r माइनस 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, इसका डोमेन। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या 0 के बराबर होता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1। ठीक, ये x बराबर रूट ओवर माइनस 1, तो ये रियल वैल्यू तो है नहीं, हमारा रियल तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, तो ये बात समझो यहाँ पर। ठीक, तो हम लोग को देखना है, अगर रेशनल फंक्शन कोई भी दे दे इस तरीके से, तो जहाँ पर भी वो उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वो डोमेन से हट जाएगा। ठीक, वो डोमेन से हट जाएगा, वो डोमेन में इंक्लूडेड नहीं होगा उसके। ठीक है, तो ये बात समझो। अब अच्छा हाँ, एक और बात मैं बता दूं, ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ नोट्स इसके मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो वो उसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत पड़िए, वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, e की पावर x, जो मैं अभी तक एग्जांपल देता आया हूँ, यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन x एक्सिस के पैरेलल देखना है हम लोग को। ठीक, x एक्सिस के पैरेलल देखते जाओ, पूरा रियल कवर कर रहा है यहाँ पर। ठीक, हर रियल के लिए वैल्यू मिल रही है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब रेंज क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर रेंज y एक्सिस के पैरेलल देखनी है हम लोग को, तो y एक्सिस के पहले अगर रेंज देखेंगे तो कहाँ तक आ रही है, बस ये 0 तक, और 0 पे केवल टच नहीं कर रही है, देखो 0 पे टच नहीं कर टेंड ये, क्योंकि एसिम्प्टोट होता है ये। ठीक है,
एसिम्पटोट चलिए आप लोग मत जानिए, ये हमारा 0 तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, लेकिन ये ओपन इंटरवल होगा, 0 पे कभी भी ये टच नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक, ये हो जाएगा। अब लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर ले, लॉग वाला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक, क्योंकि अब जेई आपके एनटीए बाबा बना रहे हैं पेपर, तो वो हो सकता है लॉग वाला क्वेश्चन उठा के रख दें, ठीक, उनका कोई भरोसा तो रहता नहीं है, ठीक। तो लॉग फंक्शन दो तरीके के होते हैं, देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, देखो log ax दो तरीके का होता है हमारा ग्राफ। जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ इस तरीके से होगा, ठीक, जब a लेस देन 1 होगा तो ग्राफ इस तरीके से होगा, और ये यहाँ पर 1,0 पे टच करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है 1,0 पे, ठीक, ये हो जाएगा हमारा लॉगरिथमिक का ग्राफ, ठीक। अब देखो ये मोनोटॉनिक होता है तो ये हमेशा 1 1 हो जाएगा, देखो मोनोटॉनिकली अगर बात करें हम इसकी तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक, ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, मोनोटॉनिक से मतलब है इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। log x क्या होता है हमेशा 1 1 होता है, ठीक, log x क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। अब अगर मान लो लॉगरिथमिक का हमारा जो रेंज होती है, रेंज देखो क्या है रेंज हमारा क्या है वाई एक्स, रेंज तो हमारा देखो -∞ से +∞ रियल होती है पूरी, ठीक, रेंज हमारी रियल हो जाएगी। रेंज डोमेन क्या होता है 0 से इन्फिनिटी होता है, ठीक। तो अगर फंक्शन r से r डिफाइंड है, ठीक, तो ये कोडोमेन रेंज बराबर कोडोमेन हो जाएगा, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक, ये 1 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। लॉग फंक्शन क्या होता है 1 1 भी होगा और ऑन टू भी हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते ही हैं, इसके बारे में पूरा एक टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक, इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, कुछ भी रखेंगे रेंज क्या आएगा -1 से 1, कॉज एक्स में भी रेंज r रखेंगे तो कुछ भी रखेंगे -1 से 1 रेंज आ जाएगा, ठीक। tan x क्या होता है, tan x बराबर, देखो अब tan x का डोमेन निकालने का तरीका क्या होता है, sin x बाय cos x करा हमने। अब हमें पता है ये क्या है, ये हमारा रेशनल फंक्शन है, cos x 0 कहाँ हो जाता है, cos x बराबर 0 कहाँ होता है, π/2 पे होता है, -3π/2 पे, फिर तो क्या हो जाएगा 2n+1 π/2, ये क्या हो जाएगा r में से माइनस हो जाएगा, ठीक, 2n+1 π/2, n बिलोंगिंग टू z, क्योंकि जहाँ जहाँ पर हमारा ये cos x डिफाइंड नहीं, मतलब 0 हो जाएगा, ये जहाँ जहाँ पर cos x हमारा 0 हो जाएगा वहाँ पर tan x डिफाइंड नहीं होगा। और हमें पता है tan x का ग्राफ किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक। देखो π/2 पे ये हमारा क्या हो जाता है इन्फिनिटी को टेंड हो जाता है, -π/2 पे -∞ को टेंड हो जाता है। तो जहाँ पर π/2 के ऑड मल्टीपल्स होंगे, ये हमारा ऑड मल्टीपल होता है, ठीक, वहाँ पर ये tan x डिफाइंड नहीं होगा, तो डोमेन से उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक। रेंज क्या होता है रियल होता है, देखो पूरा r से यहाँ तक नीचे तक क्या कर रहा है कवर कर रहा है, तो ये रेंज क्या हो जाएगा हमारा रियल हो जाएगा। तो tan x क्या हो जाता है डोमेन कहाँ 0 होता है हमारा, तो वो उड़ा देंगे वहाँ से, ठीक, और बाकी रेंज तो हमारा रियल ही रहेगी पूरी। cot x का क्या होता है cos बाय साइन, साइन x 0 कहाँ होता है हमारा n π पे, तो देखो यहाँ पर n π हटा दिया है पूरा, ठीक, n π पूरा हटा दिया है, 0 पे होता है, π पे होता है, 2π पे होता है, 4π 3π ऐसे चलता रहेगा, ठीक। और रेंज क्या हो जाएगा रियल हो जाएगा। cot x का ग्राफ इस तरीके से होता है हमारा, यहाँ पर ये हमारा π/2 है अगर, तो ये इस तरीके से होता है, ठीक, ये यहाँ पर इस तरीके से, ठीक, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब cos x का क्या होता है 1 बाय साइन, तो साइन यहाँ पर डिफाइंड नहीं, साइन कहाँ पर है, साइन 0 कहाँ पर है n π पर, तो उसमें भी है इस तरीके से। ग्राफ हमारा ये हो गया। sec x का देखो 1 बाय cos होता है, तो cos 0 कहाँ पे होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो वो हटा दिया। और रेंज कैसे होती है cos x, देखो sec x का ग्राफ किस तरीके से, cos का ग्राफ किस तरीके से होता है इस तरीके से होता है हमारा, इसी तरीके से तो होता है। तो और जो 1 हमारा ये हो जाएगा जस्ट अपोजिट, तो हमारा sec x का ग्राफ किस तरीके से हो जाएगा, देखो ऐसे होता है, ये इस तरीके से, ये 1 है हमारा 1 पे, ठीक, ये भी 1 पे आएगा ऐसे, ठीक। और यहाँ पर इस तरीके से उल्टा, हर जगह उल्टा, ये यहाँ पर ऐसे, तो ये उल्टा, ठीक, ये उल्टा, ये sec x का ग्राफ होता है। ये वाला cos x का है और ये sec x का है, ये जो ब्लैक कलर में है वो sec x का है, ठीक। और ऐसे ही cos x में होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर आपको 11th में पढ़ाई गई होंगी, ठीक। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि रेंज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि जो आपका जो हमारा साइन का जो हमारा रेंज हो जाएगा वही साइन इन्वर्स का डोमेन हो जाता है हमारा, सॉरी डोमेन इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता, लेकिन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। साइन इन्वर्स एक्स का रेंज क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक। tan इन्वर्स का क्या हो जाएगा, जहाँ पर ये डिफाइन मतलब tan इन्वर्स का डोमेन क्या होता था वही यहाँ पर रेंज हो जाएगा। cot इन्वर्स का डोमेन यहाँ पर रेंज, ये रेंज, ठीक। और इसका ये हमारा पर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग
सेकंड इनवर्स एक्स इस तरीके से होता है। ठीक, तो ये डोमेन रेंज यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन वैसे ही साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन रेंज होता है आपका वो क्या हो जाएगा, π/2 से -π/2 से π/2 होता है। ठीक, क्लोज इंटरवल। कॉज एक्स का कॉज इनवर्स का क्या होता है, 0 से पाई होता है रेंज। tan इनवर्स का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, -π/2 से π/2 ओपन। कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा, 0 से पाई ओपन। ठीक, सेकंड इनवर्स का क्या हो जाता है, यहाँ पर cos 0 हो जाता है, कहाँ पर होता है हमारा यहाँ पर 0 से हमारा यहाँ पर सेकंड इनवर्स का हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0 से पाई। ठीक, क्लोज, लेकिन यहाँ पर π/2 हटा देंगे। ठीक, और इसी तरीके से हमारा ये कॉसेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स का हो जाएगा हमारा -π/2 से π/2 और क्लोज्ड, और इसमें से क्या कर देंगे हम लोग, 0 हटा देंगे। ठीक, तो ये हमारा होता है इस तरीके से रेंज। ठीक, जो हमारा प्रिंसिपल एब्सोल्यूट रीजन होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये ज़्यादा आप लोग समझिए क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट है ये, तो यहाँ पर ज़्यादा बताना उचित नहीं है। ठीक, अब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है हमारा, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखो मॉड एक्स जो होता है उसी को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू, और √x² इसी तरीके से डिफाइंड होता है ये मॉड एक्स। जब भी √x² करेंगे तो मॉड में आएगा हमेशा, रूट ओवर करेंगे किसी का तो वो मॉड में आता है। ठीक है, ठीक, तो ये इस तरीके से होता है। इसका ग्राफ आपका इस तरीके से होता है, आपको कई बार बता चुका हूँ मैं यहाँ पर, वी टाइप का होता है। ठीक, इसका डोमेन क्या होता है आपका, डोमेन और रियल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल देखते जाओ। रेंज 0 से स्टार्ट होती है पूरा ऊपर, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी क्लोज्ड। ठीक, अब प्रॉपर्टीज़ कुछ दी हुई हैं यहाँ पर, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। बस ये आप लोग जानिए मॉड एक्स जो होता है हमारा, मॉड एक्स वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू R। ठीक, इतना याद रखिएगा। सिग्नम फंक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, आप लोग ध्यान रखिए। अब सिग्नम फंक्शन में देखो, अगर मान लो R से -1 0 1 में डिफाइंड है। ठीक, मान लो SGN इसका ये आपका डिनोशन होता है। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं, मान लो सिग्नम फंक्शन R से 0 1, तो ये रेंज अगर बराबर कोडोमेन हो जाएगी। यहाँ पर डिफाइंड किस तरीके से है, उसकी रेंज पे ही डिफाइन कर दिया है। लेकिन अगर मान लो R से R में डिफाइंड हो जाएगा, अगर R से R में डिफाइन कर दिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो है ये यहाँ पर ऑन टू नहीं होगा। ठीक, क्योंकि ये -1 0 1 के बराबर नहीं होता है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। इसका ग्राफ कैसे होता है, ये देखो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 1 होगा जब x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है 1। ठीक, -1 व्हेन x इज़ लेस देन 0 ये हो जाएगा, और 0 व्हेन x बराबर 0, x बराबर 0 पे ये -1 जब x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा ये ओपन है, हमारा यहाँ ओपन है, सॉरी ओपन है। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा 1 तो नहीं है, देखो क्यों, क्योंकि f ऑफ -1 रखो तो भी हमारा -1 आएगा, f ऑफ -2 रखो तो भी हमारा -1 आएगा। 2x की वैल्यू के लिए सेम y मिल रहा है, हमारा 1 नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर हमारा, और अगर कोडोमेन हमारा ये दिया हुआ है, कोडोमेन अगर रेंज पे ही डिफाइंड है तो हमारा ये 1 ऑन टू होगा, और अगर R से R में डिफाइन कर दिया तो ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि रेंज बराबर कोडोमेन नहीं होगा। ठीक, इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन ऑड फंक्शन अगर f ऑफ -x बराबर fx आ जाए, मान लो कोई भी फंक्शन है, मान लो fx बराबर क्या है x² है। ठीक, अब इसमें हम लोग x की जगह -x पुट कर देते हैं, तो -x पुट कर देंगे। अगर वो सेम फंक्शन के बराबर ही आ जाए, ये क्या हो जाएगा fx के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। ठीक, लेकिन अगर मान लो हमारा, लेकिन अगर मान लो fx बराबर क्या हो जाए, f ऑफ -x बराबर क्या हो जाए, माइनस ऑफ fx के बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। जैसे fx बराबर x कह दो। ठीक, fx बराबर क्या कह दिया हमने, fx बराबर x कह दिया। ठीक, तो अगर इसमें f ऑफ -x रखोगे तो ये क्या हो जाएगा -x के बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ fx के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक, जितने भी ऑड मल्टीपल्स होते हैं x की पावर n है, तो अगर n हमारा क्या है ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन हो जाएगा। अगर n इवन है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा इवन फंक्शन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। ठीक, अब प्रॉपर्टीज़ देख लो इवन ऑड फंक्शन की, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ आपकी। इवन ऑड फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है। जितना समझाया उतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा हाँ सर अच्छा पढ़ाया है, बढ़िया पढ़ाया है। ठीक, डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन लेंगे तो हमेशा इवन फंक्शन आएगा। जैसे x² है, मान लो fx बराबर, इसका डेरिवेटिव लो f डैश क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इवन फंक्शन है
ठीक, इसका डेरिवेटिव लोगे तो ऑड आ जाएगा। ठीक, अगर एफ एक्स बराबर क्या ले लिया हमने, एक्स क्यूब ले लिया, ये ऑड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 3x², ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब अगर इवन का डेरिवेटिव लोगे तो ऑड आएगा, ऑड का डेरिवेटिव लोगे तो इवन आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इवन फंक्शन जो भी होता है उसका ग्राफ वाई एक्सिस के बराबर सिमेट्रिकल हो जाए। जैसे एफ एक्स बराबर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ले लो, तो ये देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस के बराबर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये देखो, ठीक, सिमेट्रिकल है। और जो ऑड फंक्शन होता है, मान लो एफ एक्स बराबर एक्स हो गया, ये इस तरीके से वाई बराबर एक्स, तो ये हमेशा क्या होता है, ओरिजिन के अबाउट होता है हमारा सिमेट्रिकल, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल। ठीक, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, हमेशा इवन फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन हो जाएगा। ठीक, चलो अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। देखो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन एक डेफिनिट सेट ऑफ वैल्यूज़ के बाद सेम वैल्यूज़ देने लगे, रिपीट करने लगे, साइकिल में चलता है, जैसे साइन एक्स, कॉज एक्स। ठीक, डेफिनिट इंटरवल के बाद क्या होता है, सेम वैल्यूज़ देते हैं। देखो जैसे देखो 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। ठीक, देखो कैसे शुरू होता है साइन एक्स ग्राफ, इस तरीके से होता है हमारा। ठीक, यहाँ पर आया, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ये ख़त्म हो गया 2π पे, फिर उसके बाद सेम वैसे ही, ठीक। तो देखो पीरियड क्या हो जाएगा, वो सेट हमारा जहाँ तक क्या है ग्राफ रिपीट कर रहा है, जिसके बाद फिर से ग्राफ रिपीट करने लगे। देखो 0 से 2π के लिए ये हमारा खत्म हुआ यहाँ पर, उसके बाद सेम रिपीट करेगा। ऐसे ही इस तरफ भी होता है हमारा। ठीक है, -2π तक। तो देखो fx प्लस अगर हम लोग t करें और वो fx के बराबर हो जाए फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू t x, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। और t क्या हो जाता है हमारे यहाँ पर, पीरियड हो जाता है। t हमारा हो जाएगा पीरियड, इसको कहते हैं हम लोग पीरियड। ठीक, समझ में आ रहा है? और जो स्मॉलेस्ट t होता है जिसके लिए क्या हो जाए, ये रिपीट कर जाए, ठीक, fx प्लस t fx के बराबर हो जाए, उसको क्या कह देते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या कह देंगे हम लोग उसको कह देते हैं हम लोग यहाँ पर पीरियड, उसका जो हमारा प्रिंसिपल पीरियड होता है। ठीक, वैसे तो देखो जैसे साइन एक्स है, तो साइन अगर x प्लस 2π करेंगे तब भी साइन एक्स आएगा, और साइन x प्लस 4π कर देंगे तब भी साइन एक्स आएगा, लेकिन हमारा प्रिंसिपल पीरियड क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट और पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट और पॉजिटिव। ठीक, ये याद रखना। अब देखो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन का हमेशा आपसे पूछ लेता है कि इसका पीरियड है, साइन ऑफ 2x का पीरियड क्या होगा, साइन ऑफ 4x का पीरियड क्या होगा, इस तरीके से, या साइन x प्लस कॉज x का क्या होगा। तो इसका देखो अगर f(x) पीरियोडिक फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, t है, तो 1/f(x) का भी पीरियड क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर साइन x का पीरियड क्या है, 2π है, तो 1/sin x का भी क्या हो जाएगा, 2π ही रहेगा। समझ में आ गया? ठीक, अब देखो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर f(x) पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, तो f ऑफ ax प्लस b अगर कोई होगा तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा, t/mod v। देखो कैसे, अगर मान लो f ऑफ 2x है, f ऑफ x का क्या है, अगर मान लो t है, तो f ऑफ 2x का क्या हो जाएगा, पीरियड क्या हो जाएगा हमारा, t/2 हो जाएगा। जैसे साइन ऑफ x का क्या होता है, 2π हो जाता है पीरियड। ठीक है, तो साइन ऑफ 2x का क्या हो जाएगा, 2x/2 पाई हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इस तरीके से होता है। ठीक, अब मॉडुलस फंक्शन हो जाता है, मान लो देखो साइन ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स का देखो अलग रहता है। अगर मॉडुलस फंक्शन है तो देखो पहले क्या होता था, 0 से 2π होता था, यहाँ पर 2π पे खत्म होता था, लेकिन मॉड हो जाएगा तो ये माइनस वाला सारा ऊपर उठा के ऊपर आ जाएगा, तो ये 0 से π हो जाएगा, तो केवल π हो जाता है पीरियड। मॉड ऑफ साइन एक्स का भी यही होता है, मॉड ऑफ हमारा ये जो कॉज एक्स होता है उसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, π हो जाएगा। ये याद रखना है हमेशा। ठीक, अगर a(f(x) प्लस b है तो उसका पीरियड सेम ही रहेगा। f ऑफ अंदर अगर ax प्लस b अगर हो जाता है, तो जैसे मतलब साइन ऑफ 2x है, तब इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, मतलब 2π/2। लेकिन अगर 2 sin x दिया है तो इसका पीरियड भैया 2π ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर f(x) और g(x) दो फंक्शंस हैं जिनका फंडामेंटल पीरियड t1 और t2 है, ठीक, तो f(x) प्लस gx का क्या हो जाएगा, f(x) प्लस gx का क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, इनका LCM हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इनका LCM हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर sin x प्लस cos x है तो sin x का पीरियड क्या है, 2π है, cos x का क्या है, 2π, तो इनका LCM क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2π। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो, अब हम पूछते हैं आपसे मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉज एक्स का क्या हो जाएगा, इसका हमें बताना है आपको। इसका हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मॉड ऑफ साइन एक्स, अगर मान लो फंक्शन दिया है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉज एक्स, तो इसका हमारा पीरियड क्या हो जाएगा, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। एफ एक्स बराबर, एफ एक्स एक फंक्शन है, के एक पॉजिटिव रियल नंबर है सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस के बराबर क्या हो जाए, एफ एक्स है, ठीक, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो एफ एक्स का पीरियड, एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, तो पीरियड क्या होगा उसका, ये पूछा गया है। समझ में आ रहा है? देखो, ये हमें रिलेशन दे दी गई है, ठीक, और हमसे पूछा गया है कि उसका पीरियड क्या होगा। तो हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स निकालना है, ठीक, यहाँ पर एफ एक्स बराबर आ जाना चाहिए, ठीक, फंक्शन के बराबर, और वो टी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वो टी ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा उसका पीरियड हो जाएगा। तो अगर इसको लिखना चाहें तो एफ ऑफ एक्स प्लस के को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक। लेकिन यहाँ माइनस एफ एक्स आ रहा है, हमको तो प्लस एफ एक्स चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स की जगह हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस के रख देते हैं। तो क्या कर देंगे, एक्स प्लस टू के हो जाएगा ये पूरा। यहाँ एक्स की जगह हम लोग क्या कर देंगे, एक्स प्लस के रख देंगे, ठीक। तो एक्स प्लस टू के हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस के हो जाएगा। तो ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस के हो जाएगा, ठीक। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू के बराबर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और अब यहाँ पर देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, ये टी हो जाएगा टू के बराबर एफ एक्स आ रहा है, तो मतलब टाइम पीरियड क्या, सॉरी, जो हमारा पीरियड क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टू के हो जाएगा। तो हमारा ये टू के राइट आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा डेफिनेशन पे बेस्ड था। अगर आपको पता है कि पीरियड की डेफिनेशन ये होती तो आप कर पाते ये क्वेश्चन। अब देखो, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, अगर हम लोग y को हम लोग पूरी तरीके से, y अलग है और इसको एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ x में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, ठीक। और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x कैन नॉट बी एक्सप्रेस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x। मतलब जैसे ये फंक्शन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर, जैसे ये दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग y बराबर एफ एक्स नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। बस यही दोनों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है आपकी, ठीक। इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल, y बराबर एफ एक्स इन्वर्टिबल कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ f क्या हो, 1 1 ऑन टू दोनों हो, ठीक। 1 1 ऑन टू दोनों होगा तभी इन्वर्टिबल होगा। और इन्वर्टिबल फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक। तो जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, इन्वर्टिबल हो जाएंगे। जैसे y बराबर x, ये इन्वर्टिबल हो जाएगा, ठीक। मेथड ऑफ फाइंडिंग क्या होता है हमारा, ठीक। मेथड ऑफ फाइंडिंग क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, क्या करना है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। जैसे हमारा मान लो एक फंक्शन दे रखा है, मान लो, देखो, मान लो फंक्शन दे रखा है y बराबर x अपॉन 1 माइनस एक्स, मान लो इस तरीके से दिया है, ठीक। तो करना क्या है, x को हम लोग लिख लें इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, y माइनस वाई एक्स हो जाएगा, ठीक, ये बराबर x, ये इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 1 और x कॉमन हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y बाय वाई प्लस 1, ठीक। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, x के टर्म्स में लिख लिया, x को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ y, पहले y था इन टर्म्स ऑफ x, अब हम लोगों ने x को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ y। अब जहाँ जहाँ पर, अब देखो, एंड राइट इट एज एफ इनवर्स वाई, एक्स को हम लोग कैसे लिख लेंगे, एफ इनवर्स वाई लिख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, वाई अपॉन वाई प्लस 1, ठीक, ये इनवर्स हो गया। अब जहाँ पर वाई है वहाँ पर एक्स कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक। तो इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक। इस फंक्शन का इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो यही करना है, जहाँ जहाँ वाई है उसको इस तरफ ला के क्या करना है, एक्स के टर्म्स में लिखना है, और एक्स को फिर उसके बाद वाई में, वाई को क्या करना है, एक्स में लिख देना है, ठीक, वाई की जगह एक्स। तो जैसे ये फंक्शन है हमारा, इन्वर्स ऑफ फंक्शन निकालना है इसका, ठीक। इसका इन्वर्स निकाल के बताओ हमें क्या होगा इन्वर्स, इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, ठीक। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इन्वर्स फंक्शन, इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी लगेगी, मैं आपको बता दूं, पहले ही हिंट दे रहा हूँ, ठीक। हेलो हेलो, अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस देखते हैं। देखो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शंस है हमारे पास, मान लो एक f है एक g है, तो इनको कंपोज कर देना, मतलब एक में मिला देना, ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक। मतलब जैसे मान लो hx है
एक g फंक्शन है और एक f फंक्शन है, तो दोनों का जो मेल होगा उसको कहेंगे कॉम्पोजिट फंक्शंस। ठीक, देखो कैसे डिफाइंड होता है हमारा, मान लो f एक फंक्शन है फ्रॉम x से y, अब जो g फंक्शन होगा वो कहाँ से होगा, y से, जो इसका रेंज मतलब इसका जो कोडोमेन होगा f का, ये हमारा, ठीक, g वहीं से स्टार्ट होगा, g का जो डोमेन होगा वो f का कोडोमेन होगा। ठीक ठीक, फ्रॉम y से z, तो f क्या है, x से y है, g मान लो y से z है। तो अगर हम लोग जी ओ एफ एक डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन जी ओ एफ ऑफ एक्स, ठीक, तो वो किस तरीके से होगा डिफाइंड, वो डिफाइंड होगा हमारा जी ऑफ एफ एक्स, ठीक, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए एक कंडीशन होती है कि जो हमारा रेंज होता है एफ का, रेंज ऑफ एफ, ये क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए जो हमारा डोमेन ऑफ जी है, इसका डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ हमारा क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी। क्यों होना चाहिए ऐसा, तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि हम लोग जी में क्या रख रहे हैं, जी में देखो हम लोग एफ एक्स रख रहे हैं, एफ एक्स मतलब जो एफ का रेंज आएगा, ठीक, मतलब एफ का जो वैल्यू आएगा वो रेंज ही होता है, ठीक, तो वो हम लोग इसमें जी में रख रहे हैं, और जी में जो भी कुछ रखते हैं वो क्या होता है, उसका डोमेन होता है। तो f का रेंज क्या होना चाहिए, g के डोमेन में कंटेन्ड होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक, तो ये हमारी कंडीशन रहती है कि तभी हमारा जी ओ एफ डिफाइंड होता है कि रेंज ऑफ f जो होना चाहिए वो हमारा डोमेन ऑफ g में होना चाहिए। और ये जो जी ओ एफ होता है, जी ओ एफ फंक्शन होता है, ये कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, ये फ्रॉम x से z डिफाइंड होगा, मतलब समझ रहे हो, f क्या है, x से y है, g क्या है, y से z है, ठीक, तो जो हमारा जी ओ एफ हो जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, x से हमारा क्या हो जाएगा, z, x से z, ठीक, x से हमारा कहाँ हो जाएगा, z में हो जाएगा। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन का कुछ रहता है इस तरीके से। अब कंपोजिट फंक्शंस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते हैं क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि एक फंक्शन दे दिया जाएगा, दूसरा फंक्शन दे दिया जाएगा और जी ओ एफ की वैल्यू निकालनी होगी, या कुछ उसमें थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, अब जी ओ एफ का ये ग्राफ टाइप में है, एक्स हमारा क्या है, देखो एफ एक्स में गया और एफ एक्स से हमारा किस में चला गया, जी एक्स में चला गया, तो ये हमारा फंक्शन हो गया हमारा जी ओ एफ फ्रॉम ये हमारा जो एक्स है, एक्स से जेड में। क्या ये बात समझ में आ रही है। ठीक, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। अब देखो क्वेश्चन कैसे है, सपोज जी एक्स मान लो इस तरीके से दिया है और एफ जी एक्स क्या है हमें ये दिया हुआ है, तो एफ एक्स हमसे पूछा गया है। देखो हमें क्या था, पहले एफ एक्स दिया था, ठीक, मान लो एफ एक्स हम लोग को कुछ, आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ पहले। एफ एक्स मान लो हमारे पास क्या है, रूट एक्स है, ठीक, जी एक्स क्या है हमारा, मान लो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जी ओ एफ अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, जी ओ एफ ऑफ एक्स किस तरीके से लिखेंगे, उसको क्वेश्चन को अभी भूल जाइए। ठीक, जी ओ एफ एक्स कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स है हमारा रूट ओवर एक्स। ठीक, क्या ये बात समझ में आ गई। अब जहाँ पर देखो, जहाँ पर जी का हमारा क्या है, जी का जहाँ पर हमारा एक्स है, ठीक, वहाँ पर हम लोग को रूट एक्स रख देना है। ठीक, तो यहाँ पर रूट ओवर एक्स रख देंगे और उसका होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 1। ठीक, तो हमारा जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब इस तरीके से इस क्वेश्चन में देखो, इसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है हम लोगों को। इसमें हम लोग से ये नहीं कहा गया कि एफ एक्स और जी एक्स दिया है हमें, ठीक, हमसे कह दिया गया है कि जी ओ एफ हम लोग को दिया हुआ, एफ ओ जी दिया हुआ है ये हमारा, ठीक, और जी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को बोला गया है कि हमें एफ एक्स निकालना है, मतलब एफ एक्स क्या हो जाए, ठीक है, एफ एक्स क्या हो जाए सच दैट अगर जी एक्स को हम लोग एफ में रखते हैं तो हमें ये मिल जाए, अगर हम इस जी एक्स को एफ में रख दें तो हमें ये मिल जाए, एफ एक्स क्या हो जाए। अब देखो जी एक्स क्या है हमारा 1 प्लस रूट ओवर एक्स है, ठीक, जी एक्स बराबर, ठीक, जी एक्स हमारा 1 प्लस रूट ओवर एक्स है। अब इसमें ध्यान से देखो तो ये x आ रहा है हमारा और 2 रूट ओवर एक्स आ रहा है, और हम लोग अगर ध्यान से देखें अगर जी एक्स का हम लोग होल स्क्वायर करते हैं, यानी 1 प्लस रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 1 मिलेगा प्लस x मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, 2 रूट ओवर एक्स मिलेगा। मतलब ये दो जो पार्ट हैं इस फंक्शन के हमको मिल जाते हैं स्क्वायर करने से। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं 3 से 1 निकाल लें इधर तो हमारा बन जाएगा। तो एफ एक्स को हम लोग क्या लिख लें, 2 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक, रूट ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग एफ एक्स को इस तरीके, एफ ओ जी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, एफ ओ जी एफ एक्स को, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ जी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 प्लस हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर, सॉरी 2 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग एफ एक्स इसमें से चाहे निकालना तो यहाँ पर ये जी एक्स लिखा हुआ है, जी एक्स की जगह हम लोग एक्स रख देंगे तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स। ठीक, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? देखो क्वेश्चन में हमें जी एक्स दिया हुआ है, एफ ओ जी दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेंगे। ठीक, मतलब हम लोग जो जी एक्स का फंक्शन है वो बना लेंगे हर जगह। ठीक है, और उसकी जगह जब हम लोग एक्स पुट कर देंगे तब हम लोग को क्या मिल जाएगा, एफ एक्स फंक्शन मिल जाएगा। ठीक, वही बिल्कुल सेम काम है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पूरा हमने जितना भी फंक्शंस में था टॉपिक सारे आपको यहाँ पर पढ़ा दिए हैं ये। ठीक, और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने अवेल करा दूंगा, वहाँ से आप लोग कर लेंगे डाउनलोड। ठीक, तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है। ठीक, इस फंक्शन का क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो रूट के अंदर जो भी चीज़ होगी वो हमेशा अगर न्यूमरेटर में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और अगर डिनोमिनेटर में आ जाती है तो ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि वहाँ पर 0 नहीं हो सकता। ठीक, तो ये जो हमारा रूट ओवर के अंदर जो भी लिखा हुआ है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, और क्योंकि लॉग है तो लॉग हमारा देखो, हाँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान दो, लॉग का ग्राफ इस तरीके से होता है हमारा। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, जब x की वैल्यू, ये जो अंदर जो लिखा हुआ है हमारा, ये जो अंदर लिखा हुआ है ये देखो लॉग का ग्राफ इस तरीके से होता है। ठीक, 1,0। ठीक, तो जब x की वैल्यू ग्रेटर होती है 1 से, x की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर होती है तब हमारा ये क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक, और हमको चाहिए भी वही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, 1 या 1 से ग्रेटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए हमारा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, देखो लॉग जो हमारा स्क्वायर रूट है उसके अंदर जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि लॉग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस x की वैल्यू के लिए होता है, क्योंकि हमें तो x का वैल्यू चाहिए ना, हमें तो डोमेन क्या होता है, x का वैल्यू चाहिए होता है कि कौन सी वैल्यूज हम लोग रख सकते हैं उस फंक्शन में। ठीक, जिससे वो फंक्शन क्या हो, डिफाइंड रहे, नॉट डिफाइंड ना हो। तो ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस 5 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम लोग थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कभी कभी, राइट, उसको सुधारना पड़ता है। हाँ, तो एक्स स्क्वायर ये हम लोग प्लस हमारा 5 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक, माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ पर इसको रियल लाइन पर हम लोग कर लेते हैं और घर बना लेते हैं जैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा हमारा, ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से इसको करेंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ फिर प्लस हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल टू वाला रीज़न लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से लेके इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल, ठीक है, और 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी, ठीक, ये भी क्लोज्ड इंटरवल, और ये यूनियन में रहेगा। तो हमारा ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इस तरीके से डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं और बहुत आसानी से आपको इनको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। ठीक, अब यहाँ पर आपको डोमेन पूछा गया है फंक्शन रूट ओवर साइन 2x का, तो इसका डोमेन आपको मुझे बताना है क्या होगा। कमेंट सेक्शन में इसका ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन कौन सा था वो भी आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। ठीक, तो वो भी आप लिख दीजिएगा। ठीक, अब ये देखते हैं, अब बहुत देखो 3 क्वेश्चन हैं आपके पास ये। ठीक, 3 में से कौन सा क्वेश्चन चलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक, पीरियड ऑफ द फंक्शन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा और ऑप्शंस कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हो नहीं पाएंगे, तो इसलिए पहले ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ द फंक्शन दिस साइन 4x प्लस कॉस 4x। देखो एक बात समझ लो, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x का पीरियड हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइन 4x और कॉस 4x को क्या कर लेंगे, कन्वर्ट किस में कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे इसको कन्वर्ट
cos 4x और sin 4x में, सॉरी cos 4x में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, क्योंकि हम लोग को पता है कि cos ax का क्या होता है हमारा 2 पाई बाय a, ये हो जाएगा हमारा, ठीक। और साइन ax का भी यही होता है, तो हम लोग जो साइन स्क्वायर एक्स है और cos स्क्वायर एक्स है उसको हम लोग 1 माइनस कॉस 2x में बदल लेंगे, ठीक। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 हो जाएगा ये हमारा, ठीक। लेकिन हमारा क्या है, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2x, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कॉस 2x, ठीक, बाय 2। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब इसी तरीके से cos 4x का cos स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा यहाँ पर बाय 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो cos स्क्वायर 2x है इसको हम लोग किस में लिख लेंगे, cos 4 में लिख लेंगे, ठीक। इसको केवल आपको समझना है बाय ट्रिक, देखिए cos 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर cos 2x ही रहेगा, यहाँ पर भी cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस 2 cos 2x, ठीक, बाय 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस, ये भी हमारा cos 4 में बदल जाएगा, cos 4x में, ठीक है, cos 4x में बदल जाएगा, ठीक। और यहाँ पर cos 2x रहेगा, 2 cos 2x रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, जो भी यहाँ पर साथ में कुछ आएगा, हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। पीरियड निकालने के लिए हमको केवल क्या चाहिए, cos ax चाहिए है, ठीक। और देखो कितने हैं, देखो एक तो cos 4x है हमारे पास, ठीक, इस जो पूरा आएगा जो भी हमको सिंप्लीफाई नहीं करना है उसको, ठीक है, cos 4x आएगा, एक क्या आएगा हमारे पास cos 2x आएगा, ठीक। तो cos 4x जब आएगा हमारे पास तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा हमारा, उसका पीरियड हो जाएगा हमारे पास 2 पाई बाय 4, ठीक। अब cos 2x आएगा, ठीक, वो भी साथ में है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 2, ठीक, ये इस तरीके से हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा हमारा पाई बाय 2 हो जाएगा ये, ठीक। और ये क्या हो जाएगा हमारा पाई हो जाएगा, ठीक। और जो दोनों का एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा पाई बाय 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक। ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, पीरियड हमारा पाई बाय 2 आ जाएगा इसमें, ठीक। चलो नीचे वाले का क्वेश्चन का कर लीजिएगा आप लोग, ये वाला भी कर लीजिएगा, और बाकी cos 4x का हाँ नहीं पाई बाय 2 ही आएगा, सही है क्वेश्चन आंसर सही है, ठीक। चलो अब डोमेन ऑफ द फंक्शन ये साइन इनवर्स log 2x बाय 2, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक। और देखो आपको मैं बता दूं, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो भी आता है हमारा, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है -1 से 1 के बीच में आएगा। पूछो कैसे, देखो साइन का हमारा जो साइन एक्स होता है उसका रेंज क्या आता है हमारा, -1 से 1 आता है। क्या ये बात पता है आपको, तो जब इन्वर्स करेंगे तो ये रेंज क्या बन जाएगा, इसका डोमेन बन जाएगा, ठीक, इसका डोमेन बन जाएगा साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का डोमेन क्या हो गया -1 से 1, ठीक। अब अगर ये डोमेन है तो जो भी हमारा साइन के अंदर लिखा होगा, साइन इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स एक्स, अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा होता है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -1 से 1 तक हो सकता है केवल डोमेन। तो अगर log 2x बाय 2 लिखा है तो वो भी क्या होगा -1 से 1 बाय 2, -1 से 1 तक होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक, ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो log बेस 2x बाय 2 है, ये क्या होगा -1 से 1 बाय 2 होगा। तो log बेस 2x बाय 2 -1 से 1 के बीच में आएगा, ठीक। अब ये log हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर -1, ठीक, 2 की पावर -1 x बाय 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 1, ठीक। अब क्या हो जाएगा ये हमारा, देखो अब 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो इधर तो 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया ये हमारा 1 से लेके 4 तक, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा 1 से 4 तक, क्लोज्ड इंटरवल। ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब इनवर्स ऑफ द फंक्शन दिस, ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। तो देखिए करना क्या है यहाँ पर, आपको करना कुछ नहीं है, बस x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है इन टर्म्स ऑफ y। इनवर्स के लिए जब भी आया क्वेश्चन, ठीक, x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y, और उसके बाद जब आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो y की जगह x रख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। कैसे करना है, देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे यहाँ पर। पहले तो हम इसको 1 बाय y लिख लेंगे, 10 की पावर x प्लस 10 की पावर -x डिवाइडेड बाय 10 की पावर x माइनस 10 की पावर -x, ठीक। अब क्या करना है हमको, अब इसमें क्या कर सकते हैं 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 10 की पावर x 2 डॉट 10 की पावर x अपॉन, जब
इसको ऐड करेंगे 1 + y 1 - y करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 कट जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब ये 10 की पावर x है, ठीक, हमको x y के टर्म्स में चाहिए, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, log ले लेते हैं हम लोग, ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा log 10 1 + y अपॉन 1 - y। क्या ये बात समझ में आ रही? एक मिनट ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। x बराबर log बेस 10, ठीक है, 1 + y अपॉन 1 - y, ठीक। अब देखो x बराबर हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक। अब जहाँ जहाँ ये इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अब ये इतने हिस्से में जहाँ जहाँ y है वहाँ x रख दो, तो क्या हो जाएगा log बेस 10 1 + x अपॉन 1 - x, यही हो जाएगा हमारा इन्वर्स, ठीक। कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये हो रहा है, ठीक, तो ये वाला ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, और इन क्वेश्चंस को आप लोग करके जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में विजिट करते हैं फ्रीक्वेंटली। अब देखो ये fx हमें दिया हुआ है, इफ़ fx बराबर ये दिया हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 3/5, ये हमें क्यों बोला गया है नॉट इक्वल टू 3/5? क्योंकि यहाँ पर ये अगर 3/5 के बराबर हो गया तो डोमेन हमारा मतलब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक, तो r - 3/5 इसका डोमेन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब अगर हमें फंक्शन दे दिया गया है तो अब हमें ये जो दिए हैं ऑप्शंस, इनको कर करके देखना है कि कौन सा सही हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके करेंगे, ठीक। तो क्या है, आप लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, तो इसका ऑप्शन मुझे बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग को करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा और इतना अच्छा समझ में आऊँगा कि आपको ग्राफ वाला मतलब जो फील आता है ना ग्राफ वाला, वो आपको नॉर्मल क्वेश्चन करके नहीं आएगा। देखो अब ये फंक्शन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो इनटू ऑन टू, हम लोग को 1 1 ऑन टू में से पता करना है कि 1 1 कौन है, या ऑन टू है, या मैनी 1 है, या इनटू है, ठीक। तो ये फंक्शन दे रखा है हमको fx बराबर mod x। अब हमको पता है mod x की कैसे तोड़ सकते हैं, जब x ग्रेटर देन 0 होता है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या होता है ये x होता है, और लेस देन 0 पे क्या होता है -x होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये पता होगा आपको, ठीक। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x और लेस देन 0 के लिए -x, ठीक। तो x mod x क्या हो जाएगा हमारा, x mod x हो जाएगा हमारा x² फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x², ठीक, -x² फॉर x इज लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक। तो इसका अगर ग्राफ देखेंगे हम लोग, ग्राफ देखेंगे, मैंने आपको बताया था ना ग्राफ से 1 1 और ऑन टू कैसे देखना है, ठीक। तो देखो ग्राफ देखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए किस तरीके से करना है, x इज ग्रेटर, ये हमारा 0 है ओरिजिन, ठीक। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x² है, तो y बराबर x², ये इस तरीके से हो जाएगा ग्राफ, ठीक। समझ में आ गया? क्योंकि हमारा y बराबर x² इस तरीके से होता है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये हमारा है, तो ये वाला ऑप्शन पोर्शन रहेगा, ठीक। अब x इज लेस देन 0 के लिए क्या -x² है, तो हमारा ये नीचे की तरफ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। और ये वाला पोर्शन नहीं होगा जो इस तरफ का रहता है हमारा ग्राफ का, ठीक है। y बराबर x² ये होता है ना, ये वाला y बराबर x² होता है, और ये वाला y बराबर -x² होता है, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ होता है, आपको पता होगा पैराबोला होता है ये, ठीक। तो हमारा ग्राफ कितना है, ग्राफ केवल हमारा क्या है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हमने फंक्शन को तो प्लॉट कर लिया, अब क्या बोला इसमें 1 1 ढूंढना है। तो 1 1 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि x के पैरेलल लाइन खींचते जाओ, अगर कोई भी ऐसा पॉइंट ऐसा कोई भी लाइन मिल जाए जो कि 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ग्राफ को, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर लाइन ही नहीं मिलेगा जो कि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि ग्राफ हमारा तो यही है ना बस, ठीक। ये डॉटेड वाला ग्राफ नहीं है आपका, केवल ये जो डार्क वाली लाइन है ये वाला ग्राफ है, ठीक। तो ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा थ्रू आउट द हमारा मतलब जो रेंज है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 1 तो हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक। अब इसका जो कोडोमेन है वो R है हमारा, ठीक। कोडोमेन क्या है हमारा, R है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? कोडोमेन इसका R है, तो थ्रू आउट द कोडोमेन हमको देखना है कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींच रहे हैं थ्रू आउट द कोडोमेन, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या कहीं पर भी ऐसा हो रहा है कि ये छूट जाए, मतलब किसी भी पॉइंट को ग्राफ को कट ना कर रही, तो ऐसा कहीं होगा ही नहीं, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इस तरीके से इन्फिनिटी तक, ये भी नीचे इन्फिनिटी तक जाएगा, जाता रहेगा, और खींचते रहोगे लाइन तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पर ये कट ना कर रहा हो ग्राफ को एटलीस्ट 1 टाइम्स, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन टू हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। अब इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमको तो ग्राफ बनाना आता ही नहीं है, ठीक, तो उसको नॉर्मल तरीके से भी कर लेंगे, ठीक। करके बताऊँ ये आपको आता है? चलिए
करके ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके से पता है तो आप लोग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा उसमें, ठीक। तो ये बात समझिए। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। अगर आपको ने स्टेटमेंट अगर पढ़ा है ढंग से, अगर अभी तक लेक्चर अटेंड किया है तो आपको ये पता होगा, ठीक। एफ एक्स क्या है, इज अ डिफरेंशिएबल इवन फंक्शन बोल दिया है। एफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है और डिफरेंशिएबल भी है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, ये मे बी इवन। देखो मैंने बताया था आपको, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन है तो कंसीडर कर लो, एग्जाम्पल ले लो ना, एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, इसका एफ डैश निकाल लो, क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, और 2x क्या हो जाता है हमारा, ऑड फंक्शन हो जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, केवल हमारा ओनली 2 वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सही। अब ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है BHU के एंट्रेंस में, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, बोल क्या रहा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन 1/√x प्लस मॉड x, ठीक। मतलब 1/√x प्लस मॉड x, इसका हम लोग को क्या निकालना है, डोमेन निकालना है फंक्शन का, ठीक। आप ये जो टिक लगा हुआ है इस पर मत जाइए, ठीक है। आप देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कभी भी दो फंक्शंस हैं f(x) प्लस gx, उनका एडिशन कर रहे हैं, ठीक। तो इसका डोमेन क्या होता है हमारा, इसका डोमेन जो होता है वो दोनों का अलग अलग डोमेन, मान लो इसका D1 है, इसका क्या है D2 है, तो इनका क्या होता है डोमेन, दोनों पूरे फंक्शन का D1 इंटरसेक्शन D2, ठीक। तो एक क्या है, एक है √x, एक है मॉड x, ठीक। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। एक है √x और एक है मॉड x। √x का क्या होता है डोमेन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। मॉड x का क्या होता है हमारा, x बराबर नहीं, x बिलोंगिंग टू रियल, मतलब पूरा रियल होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये डिनोमिनेटर में है तो ये पूरा भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा 0 नहीं हो तो x नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये इक्वलिटी हमारी हट जाएगी। तो अब हमारा क्या बचा, x इज ग्रेटर देन 0 और इंटरसेक्शन x बिलोंगिंग टू रियल, ठीक। तो ये पूरी रियल लाइन देखो कैसे हो, देखो ये 0 है हमारा, एक तो पूरी रियल लाइन हो गई इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, और एक हो गया 0 पे ओपन इंटरवल से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो यही आ जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा डोमेन 0 से इन्फिनिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, x बिलोंगिंग टू r नहीं होगा, x r-0 नहीं होगा, तो यही हमारा सी वाला थर्ड वाला ऑप्शन, x इज ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। हाँ वही ऑप्शन सही था, लेकिन बताना तो पड़ता ही है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको मैंने बताया नहीं था, तो अब बता देता हूँ। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है हमारा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक। ये जैसे लिखा हुआ है, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब क्या हुआ, मान लो देखो, मान लो हमारा ये क्या है, इसका ग्राफ भी आपको बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक। ये 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक। हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू देगा, लेफ्ट वाला इंटीजर, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो उसके लाई कर रहा। अब मान लो हमसे कोई कह दे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 की वैल्यू क्या होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। जो सबसे बड़ा इंटीजर जो कि इसके बराबर या इससे कम है, तो 1.2 हमारा यहाँ पर लाई करेगा, 1.2, ठीक। तो इसके बराबर, ये तो इंटीजर है नहीं, तो या इससे कम, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक। अब मान लो यहाँ पर है -0.5, तो इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.5 है हमारा, ये इसके बराबर, ये तो इंटीजर है नहीं, या इसके लेफ्ट में लेस देन, तो क्या हो जाएगा, -1। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.5 बोलें तो -1 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने समझ लिया किस तरीके से होता है। अब आपको ये क्वेश्चन देखना है, ठीक। ये क्वेश्चन देखना है आपको, क्या कह रहा है, फाइंड लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम r to r गिवन बाय fx बराबर मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का होल स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1 का ये हमारा x प्लस 1 है -3, ठीक। तो डिनोट द ग्रेटेस्ट, देन fx इज, हमसे बोला गया है कि fx क्या होगा, 1 होगा, ऑन 2 होगा, इन 2 होगा। अब ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नेचर के बारे में जानो। देखो हम लोग चाहे 1.1 रखें, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक। 1.1 रखेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, 1.2 रखेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, 1.3 रखेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ऐसे 1.9999 कुछ भी रख देते हैं, ठीक है, 99999 और बार बढ़ा दो, 1 ही आएगी, ठीक। ठीक, तो इसका मतलब क्या है,
बहुत सारे x के लिए क्या आ रहा है, मोर देन 2x के लिए 1 एक y मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मैनी वन हो गया, पहली बात। ठीक, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर कर लो, चाहे एक्स प्लस वन कर लो, चाहे जो कर लो, अंदर कुछ भी हो, लेकिन अगर रखेंगे पॉइंट बढ़ाते जाएंगे तो मैनी वन ही फंक्शन आएगा, क्योंकि बहुत सारे एक्स के लिए हमारा सेम क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। अब इसका ग्राफ भी अगर देखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ मैंने बताया नहीं है आपको, देख लीजिए। तो इसका ग्राफ किस तरीके से होता है, देखो इसका ग्राफ, एक मिनट लाइन थोड़ा सा तिरछा हो गया। इसका ग्राफ आप लोग देखेंगे, ये हमारा 0 है, ठीक, ये हमारा 1 है, 2 है। तो 0 से लेके 1 तक क्या आएगा हमारा, 0 से लेके 0 पे हमारा क्लोज्ड रहेगा, ये यहाँ तक आएगा और ये 1 पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ठीक, ये -1 है, ठीक, ये 1 है, -1 है, ये -2 है, ठीक। अब देखो 1 से क्या है, 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 से लेस, 2 क्लोज नहीं है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पे यहाँ पर क्लोज रहेगा और ये 2 पे ओपन। ऐसे ही ये बढ़ता जाए, ये क्लोज्ड फिर ओपन, ठीक। अब देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक। 1 से लेके 2 में आंसर 1 ही आएगा, ठीक। अब 2 से लेके 3 है, ठीक, 3 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो क्या आंसर आएगा उसका, 2 ही आंसर आएगा, ठीक। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो देखो यहाँ से बीच में कोई भी 2 वैल्यू ले लो, उसका आंसर क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मैनी वन हो गया, ठीक। तो ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई। अब मैनी वन तो हो गया, अब ऑन टू है या इन टू है, तो ऑन टू इन टू के लिए हमको क्या होता है, रेंज बराबर कोडोमेन देखना होता है, रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए, ठीक, कोडोमेन, ठीक। तो रेंज बराबर कोडोमेन होता है, कोडोमेन हमें क्या दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक, आर दे रखा है, ठीक है। अब डोमेन हमारा जो रेंज होगा वो क्या हो सकता है, अब इसका ऐसा तो है नहीं कि हमारा इसमें फैक्टराइज कर लेंगे और फिर उसको घर बना के कर लेंगे, नहीं ऐसा तो है नहीं यहाँ पर। अब इसमें करना क्या है, एफ एक्स बराबर हमें फंक्शन क्या दे रखा है, देखो एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1 -3, ये हमको फंक्शन दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक, पूरा ही मिटा देते हैं, ठीक, ये हमें फंक्शन दे रखा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है हमारा x, ठीक है, इसमें कुछ भी आए आंसर क्या आएगा, हमेशा इंटीजर आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इसका रेंज क्या होता है, रेंज होता है हमारा इंटीजर, ठीक, इंटीजर होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। डोमेन क्या हो सकता है, रियल हो जाएगा, पूरा डोमेन रियल हो जाएगा, लेकिन रेंज क्या हो, सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आएगी तो वो इंटीजर ही आएगी। अब x+1 में कुछ भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर ही आएगी। मान लो 1.2 रख देंगे तो 1.2 + 1 2.2 हो जाएगा, और 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2, इंटीजर ही आ रहा है, समझ में आ गया, ठीक। तो इंटीजर ही आएगा। अब ये -3 ये भी इंटीजर है, तो ये कुछ भी कर लो ये आएगा इंटीजर ही, ठीक। एफ एक्स क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर रियल के बराबर नहीं होता है, ठीक। तो मतलब रेंज क्या हो गया हमारा, तो यहाँ पर हम लोग रेंज ये कह रहे हैं, ये नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा इनटू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, मैनी वन इनटू फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ठीक। समझ में आ गया। अब 2 वाला देख के टिक मत कर देना, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब ये फंक्शन दे रखा है हमारा, क्वेश्चन देखो एफ आर से आर डिफाइंड है, फंक्शन ये दे रखा है, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 है, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का एग्जाम्पल है हमारा, ठीक। एफ ऑफ 2 निकालना है यहाँ पर आपको, ठीक। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको यहाँ पर रख के देख लीजिए, पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए, उसके बाद उसमें 2 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी बहुत बिल्कुल सेम है, ये हम बता देते हैं आपको क्या लिखा हुआ है। एफ एक्स क्या है हमारा, यहाँ पर ये 3/x दिया हुआ है, ठीक। ये हम आपके साथ जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इसीलिए इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, ठीक। तो r-0 से r-0 में डिफाइंड है, एफ एक्स बराबर 3/x है, और आपको ये वैल्यू निकालनी है। इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एफ ऑफ एफ इनवर्स 5 माइनस एफ इनवर्स ऑफ f2 बराबर निकालना है आपको क्या है, आंसर बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक। क्योंकि ये कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैं बता दूंगा तो फिर क्या है, ठीक। अब ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आखिरी है आपका, और इसमें भी हाँ GOF और FOG ये करना है हमें, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ फंक्शन f क्या है, r-1 से r में है, और g क्या है, r-3 से r में है, ठीक।
तो एफ एक्स दे रखा है हमको ये फंक्शन, ठीक। जी एक्स क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमको, ठीक है, 1/x+3। तो हमें डोमेन ऑफ जी ओ एफ माइनस एफ ओ जी निकालना है, ठीक। जी ओ एफ पहले तो हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स रख देंगे यहाँ पर, तो x/x+1 आ जाएगा हमारा। अब ठीक, अब देखो g में हम लोग x/x+1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा +3 आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये 4x आपका आएगा यहाँ पर, 4x+3 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा, ठीक। अब एफ ओ जी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये r -3/4 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब एफ ओ जी निकालेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा हमारे ये, ठीक। तो एफ ऑफ जी एक्स में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, जी एक्स में 1/x+3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको उठा के उसमें रख देंगे, तो 1/x+3 अपॉन क्या हो जाएगा, 1/x+3+1, ठीक। तो 1/x+3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x+4/x+3, ठीक। तो ये x+3 कट जाएगा, 1/x+4 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा डोमेन हो जाएगा r-4, ठीक है, r-4। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। अब देखो, अब इसका डोमेन निकालना कैसे, इनका देखो ये फंक्शन क्या बोल रहा है हमको, कह रहा है कि जी ओ एफ माइनस एफ ओ जी, तो है तो ये फंक्शन ही, और हमने बताया था आपको कि अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स करके है तो उसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो अब रियल लाइन खींच लो, सबसे अच्छा यही रहता है, रियल लाइन खींच लो। इसमें क्या है, r -3/4 है, ठीक है, समझ रहे हो, r -3/4 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 0 है हमारा मान लीजिए, ठीक। तो -3/4, ठीक, ये -3/4 ये हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये -4 है, तो ये -4 हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, बट आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। -3/4 से 4 r माइनस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इंटरसेक्शन होगा यहाँ पर, तो डोमेन ये हाँ गड़बड़ है कुछ। देखो यहाँ पर ये r- गायब ही हो गया है, देखो 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 देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन तो फर्स्ट वाला ही सही होगा हमारा यहाँ पर। देखो होगा कि इनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो ना 4 आएगा ना -3 आएगा, तो ये r- क्या हो जाएगा, -3/4, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये r- यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, ठीक, बड़े दुष्ट हैं लोग, r- हो जाएगा, ठीक। तो r- सब में r- होगा ऑप्शन में, ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो माइनस करने का कॉन्सेप्ट है ये वाला लग रहा है आपको, ठीक। तो इतने सारे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए, आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, आपका वन शॉट रिवीजन, ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, फॉर द DPPs टेलीग्राम चैनल पर। मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल को आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक, मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको DPPs मिल जाएंगे, ठीक। मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं जो पिछले साल मैंने डाले थे, ठीक, वो मिल जाएंगे आपको। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बैंक्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, ठीक, तो वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो और DPPs ऐसे वैसे नहीं है, एकदम मतलब बिल्कुल टू द लेवल आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है CUET का, उसके लेवल से बिल्कुल DPPs आपको मिलेंगे वहाँ पर, और उसमें कम से कम 200 से 300 क्वेश्चंस पर टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक। हर एक टॉपिक के लिए 200 से 300 क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम में चैनल में आपको फाइल सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर्स, hope you like the video and subscribe the channel if you want to prepare for CUET for the especially for the course BSc मैथमेटिक्स। अगर आपको BSc मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना है या AG के लिए, BSc मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर दोनों के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।